A woman can only cry that dowry was asked from me. A man cannot cry alimony was asked from me. रोते रहो घर पे, पिटते रहो। लड़की पिटती है, वो पुलिस के पास जा सकती है। लड़का पिटता है, पुलिस वाला कहता है मैं क्या करूं, कोई प्रोविजन ही नहीं है तेरे को बचाने का। चाकू सेब पे गिरा है, सेब चाकू पे गिरा, कटता तो सेब ही है। 47 अगर एक के हाथ में है तो वही चला सकता है, दूसरा तो नहीं चला सकता। तो टोटल 9,968 केसेस, ओनली इन 23 केसेस द मैन वाज फाउंड गिल्टी। पर कमाल की बात यह है कि इसके अंदर जो संभोग करते हैं वो तो पुरुष और स्त्री दोनों करते हैं। अगर पुरुष बैकआउट कर जाए तो उसके ऊपर ये धारा लगती है, अगर स्त्री बैकआउट कर जाए तो उसके ऊपर ये धारा नहीं लगती है। 15 साल पहले जब मेरे ऊपर केस हुआ था तो जज साहब पता है क्या कहते थे, कुछ तो किया ये होगा ना, कोई लड़की ऐसे ही थोड़ा ना केस कर देती है। मानते नहीं थे झूठा केस होता है दहेज का, पुलिस वाले भी यही कहते थे, बट अंदर सब जानते थे। आज रेप के साथ वही हो रहा है। माँ बाप की मेंटेनेंस की लिमिट है, उनको 10,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा महीने में, कानून में लिमिट है। बीवी के लिए कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। और अगर एलिमनी देनी है तो भी पैसा चाहिए। कभी कभी मैं लोगों से ये भी कहता हूँ, करोड़ों कमाओ, लाखों मांगते हो उसके मुंह पे मांगो। नमस्ते, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सतीश सुंदरेशन। स्वागत करता हूं और एक शानदार एपिसोड ऑफ द बोला भारतीय शो। दोस्तों, हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों ये शो को प्यार करते हैं, इसको बहुत एनकरेज करते हैं, बट वी ऑल्सो हैव सीन दैट यू गाइस जस्ट वॉच द शो without subscribing to the channel. So once again, let me request you, all that you need to do is like, share and subscribe to the Bola Bhartiya channel, please. And let me start today's episode with a proverb which might get a smile on a lot of people's face. हमने अक्सर ये सुना है कि मर्द को दर्द नहीं होता। अब मर्द को दर्द नहीं होता ये पिक्चरों में देखा है, टीवी सीरियल्स में सुनते हैं, और जब भी हम सुनते हैं हम स्माइल करते हैं। बट हैव यू एवर थॉट अबाउट इट कि मर्द को दर्द नहीं होता है? हाउ मच ऑफ इट इज़ ट्रू? क्या मर्द इंसान नहीं होते हैं? मर्दों का अगर रो पड़ना ये औरतों की निशानी है या फिर फेमिनाइन की निशानी है? नहीं बॉस, एब्सोल्युटली इट्स एन एब्सोल्यूट नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट। बस यही मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। दैट्स द ओनली रीजन वी हैव इन्वाइटेड स्पेशली मिस्टर शोनी कपूर, who is the founder of Sahodar, which works towards men's rights. He is also a legal consultant. Today on the show, we will be talking about men's rights. बहुत सारे मर्द ऐसे हैं, let me put it the other way around. हमेशा ये देखने में आया है कि औरतें ही विक्टिम कहलाती हैं, बट ये तो हम सबको पता है बिकॉज हम उसके बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं पढ़ पाते हैं या फिर दैट नेवर मेक्स इट टू द हेडलाइंस इज़ द मेंस सफरिंग्स। जो हिसाब से मर्द सफ़र करते हैं औरतों के हाथ में, वी आर नॉट टेकिंग साइड्स, बट टुडे वी विल बी कॉलिंग अ स्पेड एंड दैट्स द ओनली रीज़न वी हैव कॉल्ड मिस्टर शोनी कपूर फ्रॉम सहोदर। वेलकम टू द शो सर। नमस्कार, थैंक यू सतीश फॉर हैविंग मी ऑन योर शो द भोला भारतीय। आई थिंक टुडे विल डिस्पेल सम मिथ्स अबाउट मेंस राइट, और ये भी कि क्या मर्द को दर्द होता है, अगर होता है तो कैसे होता है। ऑल्सो विल डिस्कस कैसे जेंडर बायस लॉज ने सोसाइटी का सत्यानाश कर दिया है और कैसे इसके वजह से बहुत से लोग, बहुत से परिवार बहुत कष्टों से गुजर रहे हैं, और उन सब के लिए न्याय प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। शोनी जी, मैं शुरुआती तौर पे बताना चाहता हूँ, आई वॉज जस्ट डूइंग माई रिसर्च। मैंने सिर्फ गूगल सर्च किया कि मेंस राइट्स, ओके, 90% ऑफ the whatever the articles that I've got in all the leading newspapers, I'm not naming anyone, are all about the atrocities, so-called atrocities committed by men on women. Okay, around 5 to 10% ही है कि जो मर्दों के ऊपर जो अत्याचार अन्याय हुआ जा रहा है उसके बारे में। why do you think that और ऐसा तो नहीं है कि men are not suffering. They are suffering in silence. Why is it that you feel that men's sufferings never make it to the national headlines? देखिए सतीश, वी हैव टू गो बैक इन हिस्ट्री, और कभी भी मीडिया की क्लास में या कहीं भी ये पढ़ाया जाता है दैट 2 थिंग्स मूव द वर्ल्ड, वुमेन्स टीयर एंड अ मैन्स स्वेट. It doesn't make a good story when a man is crying, and that is why all the sufferings of the women are taken to the fore.
and major stories are built around that. If you look at today's mainstream media, uh, an incident happened where a girl by the name Nirbhaya, whom we call Nirbhaya, atrocious act. But how much coverage was there? So much coverage was there that the law was amended because of it. Then later, what happened? Few years later, we saw another story, Atul Subhash. Media covered it very vigorously for a day or two, but then there was silence. The judge embroiled in that controversy, nobody spoke about it. The latest I know, that particular judge is promoted. So this is why, because man's suffering doesn't make a good story. After that, if you would have seen the newspapers or media or social media, every day or two, a man is committing suicide, alleging against the wife, but no story is being covered. Go back to 1980s, early 1980s. Stories of women dying by accidents of fire burning, which was called bride burning, made headlines. 1983, a law was introduced about dowry death. No such law is being introduced about men when men are committing suicide, when men are dying at the hands of their wives or their paramours. Why? Because pain of a man never makes a good story. Okay. So that's why and how Sahodar was born. Sahodar was born because of my own perilous journey Okay. in my matrimonial matter. Yes, I suffered at the hands of my first wife, and that is how Sahodar was born. So in short, if at all you can tell about Sahodar. Sahodar exactly करता क्या है? So सतीश, सहोदर का मतलब लिटरल मीनिंग सहोदर का है सह उदर, दैट इज सिबलिंग्स, people born out of the same womb. Okay. So we all men whosoever form part of Sahodar, they have the same womb. That is misuse of law. So our mother here or our bond here is we are suffering from the same or the similar kind of misuse of law. That is why I named the organization as Sahodar. And Sahodar means brother also because it is a sibling. So as a brother, I stand with you in your pain. We try to help you, through the journey of your fight against false cases. That is what we do. And yes, we are all brothers in arms, fighting against the injustices against man, fighting against the misuse of law. Without getting too personal, because आपने बोला था कि this was out of your own experience, you started off with this. Trigger point क्या था? ट्रिगर पॉइंट अगर समझ आता तो ज़रूर बताता, मुझे खुद पता नहीं चला ट्रिगर पॉइंट क्या था. वन फाइन डे माई वाइफ लॉस्ड अ फॉल्स dowry case. Probably the trigger point was that her brother had left her parents and she wanted to stay in a nuclear family without my father, which I was not ready for. I think I can fathom that could be a trigger point, but honestly, nobody knows what is the trigger point because it is accumulation of multiple things. But yes, false dowry case was lodged against me. I was arrested. I spent 5 days in prison. I came out, I fought cases and I got acquittal also. I got the custody of my child also. And the lady did not get any maintenance beyond 2 months, initial 2 months. So after the initial shock, it was all win-win-win for me. So I checked all the boxes and yes. So is Shoni Kapoor a happy man today? Yes, I am a happy man. Indeed a happy man. I am remarried. I have one daughter and one son. Son is from the first wife. Daughter is from the second wife. And we live as a joint family and I am very happy. Shoni ji, बहुत सारे organizations हैं which work for the betterment of women. Women empowerment जिसे कहते हैं. Is there anything called as men empowerment? And if yes, then are there any dedicated organizations which are working towards it? You have to look at things from this perspective. The Constitution itself makes a distinction. Under Article 15, subsection 3,
though we say that we have a land of equality is guaranteed, but the governments can frame special laws for protection of women and children. So the constitution itself doesn't say that there can be any special departments for men. It can only be for women and children. So आप बोल रहे हो ग्रास रूट लेवल पर ही वी नीड टू वर्क अपॉन. Yes. कोई भी गवर्नमेंट एडेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यूएन एडेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यूएन वुमेन है, यूएन मेन नहीं है. इंडिया में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, मैन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री नहीं है. ट्रू. इंडिया के अंदर हर स्टेट के अंदर एक कमीशन ऑफ वुमेन है, मैन कमीशन नहीं है. क्यों नहीं है? बन ही नहीं सकता जब तक आर्टिकल 15 सबसेक्शन 3 है. So you mean to say if that gets abolished, if at all, So either will that there give needs space to for be, the men's either there ministry? needs to be an amendment, Yeah, in it the can be amended. constitution? Yeah. or there need to be a special purpose vehicle which can be created through which a commission for men can be, made. Government can bring a special ordinance for it, and we can create a commission for men or men commission or whatever be the nomenclature of that. But yes, it is a high time because the data says that the suicide rate of men are 2.5 times that of women. If you see the NCRB data, and only for past few years they have started segregating the reasons of suicide, you will see that the marital problems is one of the major reasons of suicide for men, coupled with financial hardship. Now I have an interesting point here. A man is always expected to earn. If he gets into financial troubles, the only way out for him is to commit suicide. What do we teach our young boys? You have to study hard, you have to get a job, you have to raise a family, you have to take care of a family. Mostly, what do we teach our girls? Or in colloquial language or colloquial words, what do we tell our girls? Get a good husband. So basically, her financial security is through marriage. It is linked to marriage. But a man's financial security is through his sweat. He has to work hard for it. He has to get educated. And it is he who has to run the show if the family is into any kind of financial troubles. सारा बर्डन उसके कंधों पे है. सारा बर्डन मजबूत कंधों पर है. जनरली देखा गया है कि अगर कोई शादीशुदा ज़िंदगी में भूचाल आया है, इट्स ईजियर एक लेडी को बाहर निकल जाने के लिए एज कम्पेयर टू अ मैन. एनी स्पेसिफिक रीज़न दैट यू फील कि सच अ सिनेरियो एग्जिस्ट? Laws are like that only. If a woman says that I was harassed in this house, I was beaten, I was mentally or emotionally tortured, she can go to court. There is a Domestic Violence Act. A man cannot go to court. The act is protection of women from domestic violence. There is no protection for man from domestic violence. A woman can only cry that dowry was asked from me. A man cannot cry alimony was asked from me. Can a man cry? रोते भी रहेंगे, अब तक बाहर नहीं आए हैं. कानून में कहाँ है प्रावधान? करेक्ट. रोते रहो घर पे. सुनने वाला आवाज, सुनने वाला कहाँ कोई सुनेगा? नहीं. पुलिस वाला सुनेगा? कोर्ट सुनेगा? रोते रहो घर पे, पिटते रहो. लड़की पिटती है, वो पुलिस के पास जा सकती है. लड़का पिटता है, पुलिस वाला कहता है मैं क्या करूं, कोई प्रोविजन ही नहीं है तेरे को बचाने का. अभी आप सहोदर जब से स्टार्ट किया है, 110% मैं पूछूंगा भी नहीं, मैं तो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, आपको अलग अलग तरीके के चौंका देने वाले केसेस सामने आए रहेंगे जिनके लिए आप उनका मसीहा, बिकॉज देयर इज नोबडी टू लिसन टू देम एंड यू बिकम द ओनली सोल सपोर्ट. कोई एक ऐसा केस है जो विच रियली शुक यू, या फिर ऐसी कोई केस जहाँ पर कोई मर्द आके आपको बोलता है, कोई जेंट्स आके आपको बोलता है सर मुझे बचा लो, मेरी बीवी मुझे मारती है,
and there is nobody to listen to him. ऐसे तो हजारों आए हैं जिसमें बीवियां बीवी मारती मारती है। है, हजारों, मैं दसियों भी नहीं कहूँगा, हजारों ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे वाइफ वायलेंट है. इट कैन बी बिकॉज ऑफ सम मेंटल एलिमेंट ऑल्सो, बट अ हस्बैंड कैन नॉट हिट हर बैक. उसके लिए वो जेल चला जाता है. डोमेस्टिक वायलेंस पे डोमेस्टिक वायलेंस में 107-51 में जो दिल्ली के अंदर, मतलब कि इट इज़ ब्रीच ऑफ पीस में भी लड़की नहीं जेल जाती है. ब्रीच ऑफ पीस हुआ है, पड़ोसियों ने फ़ोन किया है, पिट आदमी रहा था, चोट उसको लगी है, जेल भी वही गया है. लड़का लड़की की लड़ाई हुई, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की. गर्लफ्रेंड ने 1 सेकंड से पहले कह दिया जी इसने मेरे को छेड़ा था. 4 साल से साथ घूम रहे थे, लड़का मोलेस्टेशन में जेल चला गया. दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक KFC है, वहाँ का मैनेजर मेरा जानने वाला है. वो कहता है ओवर द ईयर्स यहाँ पे कपल्स का आना कम होता जा रहा है. मैंने कहा क्या हो गया? कहता है जब लड़ाई होती है लड़का जेल चला जाता है. इन द इंटरेस्ट ऑफ द मैन लेट मी आस्क यू दिस, चाकू सेब पे गिरा है, सेब चाकू पे गिरा, कटता तो सेब ही है. सो एवरी टाइम द मैन इज ऑलवेज एट फॉल्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ ही इज वेदर ही इज गिल्टी और नॉट. सो इजंट देयर एनी प्रोविजन, या फिर सहोदर आरंट यू गाइज डूइंग समथिंग अबाउट इट? एनालॉजी आपने बिल्कुल ठीक दी है. चाकू पर सेब गिरेगा या सेब चाकू पर गिरेगा, कटेगा तो सेब ही. जब कोई प्रोविज़न ही नहीं है, जब आपने सारा हथियार काटने की ताकत सिर्फ एक ही जेंडर को दे रखी है, तो वही हथियार चलाएगा ना. AK-47 अगर एक के हाथ में है तो वही चला सकता है, दूसरा तो नहीं चला सकता. हाँ, सेफ गार्ड के कुछ प्रोविज़न्स नहीं है, कुछ तरीके हैं जो ओवर द पीरियड हमने परफेक्ट किए हैं, बट वो सेफ गार्ड्स के तरीके हैं, वो काउंटर मेजर्स नहीं है. तो फर्ज करो अगर कोई लेडी है, वाइफ है, अपने पति को मारती है फॉर वॉट एवर रीजन्स, ओके, द मोमेंट ही गेट्स टू नो दैट यू नो माई वाइफ इज फिजिकली अब्यूजिव, कैन ही गो एंड रजिस्टर अ कंप्लेंट सेइंग दैट, चलो मे बी जैसा आप बोल रहे हो कि वैसा कोई प्रोविजन नहीं है, बट देन कैन ही गो सेइंग दैट यू नो शी कुड टर्न वोलेटाइल इन द फ्यूचर, तो अभी से सावधानी बरतने के लिए वो एक सुरक्षा कवच बना के रख सकता है क्या वो? देखिए, सुरक्षा कवच जो होता है वो कभी भी अभेद्य नहीं होता है. कोई भी सुरक्षा कवच ऐसा नहीं है जो अभेद्य है. बट हाँ, अ शील्ड इज़ बेटर, सो इट शुड बी रिकॉर्डेड, अ कंप्लेंट शुड बी मेड अबाउट इट, एंड इफ द वायलेंस इज बियॉन्ड अ पॉइंट, a tough decision has to be taken at that point of time, that whether to continue in this relationship or should we end this relationship. Call it off. And one more thing which I tell people, and there is a lot of resistance. There are instances where there is some kind of mental ailment or psychological issues. In India, it is looked upon very down if a person goes to a psychologist. But depression is very common. Psychological ailments are very common. Bipolar diseases are very common. Schizophrenia is very common. And it needs to be addressed with medical intervention. बहुत से केसेस में मैंने देखा है कि जब इस तरह की सलाह लड़का देता है तो लड़की के घर वाले आ जाते हैं, हमारी लड़की को पागल प्रूव करना चाहते हैं. I was just about to come there. हाँ. बट अगर ये सब है भी तो एटलीस्ट एफर्ट शुड बी मेड अबाउट इट. क्या पता ठीक हो जाए, नहीं होगा देन यू शुड टेक अ हार्ड कॉल, और ये कॉल जितनी जल्दी लोगे उतना अच्छा होगा. कोई भी ठीक नहीं होता, अपने आप से कुछ चीज़ें ठीक नहीं होती हैं. देयर इज़ अ वर्ड फिजिक्स बायोलॉजी में कहते हैं एंट्रोपी. लेफ्ट टू देमसेल्व्स थिंग्स डिसइंटीग्रेट, डीजनरेट. कोई भी प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती हैं. एक सीमा जब कोई क्रॉस हो गई है तो अगला वो सीमा क्रॉस बार बार होगी. इफ़ अ पर्सन हैज स्टार्टेड हिटिंग यू, दैट हिटिंग विल नेवर स्टॉप बिकॉज दैट हैज़ बिकम अ न्यू नॉर्मल. Again, I'll also get in the picture सहोदर. सहोदर के तहत you must have attended lot of these court proceedings, divorce proceedings and all that. उसमें से रेशियो आप बता सकते हैं कि कितने प्रतिशत
मर्दों को दोषी ठहराया जाता है. लेट मी बी वेरी क्लियर अगेन. आई एम टेलिंग माय रीडर्स, व्यूअर्स, आई एम नॉट टेकिंग, वी आर नॉट हियर टू, बोला भारतीय टीम does not believe in taking sides. So I am asking a very neutral question. Satish, you have hit the nail on the head. Very recently, I did RTI study using RTI in Delhi courts. And the data was not for 1 month. It was for 4 complete years, from 2021 to 2024. 4 complete calendar years. 9,968 cases of dowry harassment was heard by these Indian Delhi courts. All courts cumulatively. Delhi has 6 courts, that is physical courts, 11 districts, and multiple judges in the same, multiple magistrates in the same district. So total 9,968 cases. Only in 23 cases the man was found guilty, which means that only 0.22%. It is not 22%. It is 0.22% cases in which husband was found guilty of dowry harassment. All other cases, the husband was either proved to be innocent or the wife took money and said, let's end this. तो जो जिसे कहते हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट. आउट ऑफ कोर्ट नहीं होता सर, इन द कोर्ट होता है, मेडिएशन सेल में होता है. अच्छा. आउट ऑफ कोर्ट तो बहुत कम होता है, अब तो सारा इन द कोर्ट होता है कि XYZ अमाउंट दो, रफा दफा हाँ, करो. मेडिएशन में बैठो, कई बार जज साहब खुद करा रहे होते हैं मेडिएशन. That's a very strong statement to make, sir. नहीं सर, मैं तो रोज देखते हैं, हमने तो रोज देखा है. अब ये सुप्रीम कोर्ट तक के लेवल पे होता है मीडिएशन वाला. मेडिएशन, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह पे मेडिएशन होती है. सुप्रीम कोर्ट में मेडिएशन होती है, हिंदुस्तान में कहीं भी केस चल रहा हो वहाँ ख़त्म हो जाता है. Since you spoke about court and all that, पूछना चाहूँगा कि I may be wrong also, correct me, since you are from that side of the legality. अगर लेडी काम करती है, ओके, और इनका डिवोर्स केस चल रहा है, फिर भी इज द मैन लाइबल टू पे एलिमोनी? सो पहले बात तो इज तो है नहीं कि इज द मैन लाइबल टू पे, वो तो कहीं भी नहीं है. ठीक है ना. प्रोविजन कहता है if a man is capable and the woman is incapable, the man should pay the woman. It is not only for women, it is also for parents and children. The provision for maintenance is that any parent, wife or children who are not capable of maintaining themselves should get maintenance from the husband. Alimony एक different concept है, alimony divorce पे आती है. ठीक है. ओके. जहाँ पे औरत कमा नहीं रही होती और हस्बैंड कमा रहा होता है, वहाँ पे तो 100% मिलती है. बट जहाँ पे औरत कमा रही होती है, वहाँ पे भी बहुत केसेस के अंदर अगर इनकम में डिफरेंशियल हो तो लड़की को मेंटेनेंस मिलती है. इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि वो लड़की डॉक्टर हो सकती है, वो लड़की इंजीनियर हो सकती है, वो लड़की टीचर हो सकती है, जो अब घर पे बैठ गई है, मेंटेनेंस उसे भी मिलती है. पहले कैपेबल वुमेन को बहुत सारे जजमेंट्स आए कि कैपेबल वुमेन को जो है मेंटेनेंस नहीं मिलनी चाहिए. बट सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसने इसको बदल दिया, जिसने कहा कि कैपेबिलिटी डिफरेंट है, कैपेसिटी डिफरेंट है. एट दैट पॉइंट लड़की कमा रही है या नहीं कमा रही है, दैट शुड बी द यार्ड स्टिक. इफ दैट इज द केस, अगर कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रहा है और लड़की को पता है पॉइंट अभी उसके इनकम पे आएगा, शी मे जस्ट क्विट द जॉब फॉर टेम्पररी पीरियड. तो ये हो रहा है, and that is allowed. ये हो रहा है. नहीं, and that is allowed if the girl quits the job, gets that is allowed. the maintenance. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सारे देश पे बाइंडिंग है, सारी देश की कोर्ट्स पे. नहीं, मैं बता रहा हूँ कि अगर अलाउड है, अगर वो लड़की जॉब छोड़ रही है, मेंटेनेंस मिल रहा है, and tomorrow if she gets on to a job, the maintenance still continues. इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग. और ये इसका ना जवाब एक लाइन में नहीं हो सकता. बोलो. ऐसे बहुत से केसेस हैं, मेरे देखे हुए भी हैं,
जहाँ पे लड़की पहले जॉब नहीं कर रही होती है, जैसे मेंटेनेंस मिलता है जॉब शुरू कर लेती है। लॉ कहता है कि कोई भी चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस होंगे इनकम के, वो आपको कोर्ट को बताने हैं, मैंडेट है। सुप्रीम कोर्ट की लॉ जजमेंट है रजनीश वर्सेस नेहा, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है। और सारे हिंदुस्तान के सारे कोर्ट्स उसी को फॉलो करते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए वो जजमेंट है, उसमें एक एफिडेविट है और सबके लिए वही यार्ड स्टिक बना हुआ है पिछले 5-6 साल से। कोई लड़की नहीं बताती जॉब करने के बाद। उसके बाद लड़के के ऊपर ऑनस आता है कि वो ढूंढे कि लड़की कमाना शुरू कर चुकी है या नहीं कर चुकी है। फिर वो अर्जी लगाता है कोर्ट के अंदर कि भाई मेरी बीवी तो कमा रही है। जो इनिशियल मेंटेनेंस मिलता है वो मिलता है डेट ऑफ फाइलिंग से, जब लड़की ने कंप्लेंट फाइल की थी, जब लड़की ने मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल की थी, जब डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट फाइल की थी। पर अमेंडमेंट कब से होता है? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है हाँ ये लड़की कमा रही है, अच्छा आज से मेंटेनेंस देना बंद कर दो या कम कर दो। वो जो बीच का हिस्सा था जब लड़की कमा रही थी और पैसा भी ले रही थी, वापस नहीं आता। प्रोविज़न ही नहीं है कि आप उसे वापस मांग सको। दिल्ली कोर्ट का एक ऑर्डर मैं आपको सुनाता हूँ बिल्कुल, और मेरे आंखों के सामने आया था ये ऑर्डर। दिल्ली की एक कोर्ट में, महिला कोर्ट में, लड़के ने एप्लीकेशन लगाई कि लड़की ने झूठ बोला है। अब कोर्ट प्रोसीडिंग में अंडर ओथ झूठ बोलना क्राइम है। लड़की को मेंटेनेंस मिल रही थी, उसमें कोर्ट ने कहा कि ठीक है आज से मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। बट क्या लड़की को पनिश किया गया? नहीं। कोर्ट ने बड़ा कैटेगोरिकली लिखा, एज द मैटर इज ऑफ मैट्रिमोनियल नेचर आई डोंट डीम इट फिट टू पनिश द लेडी। ये जजमेंट मेरे पास पड़ा है, अगर आपको पढ़ना हो तो मैं आपको दे सकता हूँ। अब हमको सुनकर इतना बुरा लग रहा है। आई डोंट नो जिस इंसान पर ये बीता होगा, लाइक ही मस्ट हैव बीन कंप्लीटली शैटर्ड। ही वाज शैटर्ड, ही वाज डिवास्टेटेड। ही सेड कि सर मेरी जॉब पे बात बनाई थी इसकी जॉब ढूंढने के चक्कर में, और छोटी मोटी मेंटेनेंस नहीं मिल रही थी उसको, बहुत अच्छी मेंटेनेंस मिल रही थी और वो कमा भी बहुत अच्छा रही थी। कभी ऐसा हुआ है कि व्हेन यू रिप्रेजेंट सम मेल, आई मीन ऑफ कोर्स I don't represent people in court, so that नहीं that part is when not you there. take up consultancy, हाँ, let me put it that way. Okay, my apologies. जब आप किसी का कंसल्टेंसी ले रहे हो, of course you are there as a guiding angel to that particular person. Okay, जब सामने वाले को पता चलता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेडी एस्पेक्ट, जब वो पर्टिकुलर लेडी को पता चलता है कि अब मेरा पलड़ा वीक होते जा रहा है, डज शी ट्राई टू मैनिपुलेट यू? Never. I don't think so. मतलब कि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। शायद वो नाम में वो है कि सिर्फ लड़कों के लिए करते हैं, तो फिर कोई अप्रोच भी नहीं करता। द नेम सेज इट ऑल। आई थिंक सो, बट बट कभी ऐसा सुनने में आया है, आई मीन सिंस यू रोम अराउंड इन दैट सर्कल्स, कभी ऐसा सुनने में आया है कि दिस काइंड ऑफ जो देखिए हमारे नेता, हमारे वकील, हमारे जजेस सब इसी सोसाइटी से निकलते हैं। अगर सोसाइटी वीक है तो कोई पर्टिकुलर नेता, कोई पर्टिकुलर वकील, कोई पर्टिकुलर जज करप्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पर फिर मैं लड़कों को भी यही बात करता हूँ कि अगर वकील बिक रहे हैं तो सामने वाले का खरीद लो ना, अपना ही क्यों बिकवाना है। बाकी देखिए ये क्या होता है, कहाँ होता है, पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है मैं नहीं कह सकता, बट आई होल्ड पीपल ऑफ दिस फ्रेटर्निटी इन वेरी हाई रिगार्ड। और अधिकतर वकील, मेरा ये मानना है कि अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने क्लाइंट को बेचते नहीं हैं। विल गिव एवरीबॉडी द बेनिफिट ऑफ डाउट। यस, अनलेस, एंड जो हमारा लॉ भी कहता है, अनलेस प्रूव्ड गिल्टी, अनलेस प्रूव्ड गिल्टी, एक्सेप्ट मैन ऑफ कोर्स, जिनको पहले ही सजा दे दी जाती है मैन होने वो की। तो हम बोल्ड में हाँ, वो तो हमने बोल्ड में लिख लिया है कि आदमी है तो पहले इसको सजा दो। इंटरेस्टिंगली मेरे को एक लाइन याद आई अचानक से, बचपन में कहानी आपने भी पढ़ी होगी, एलिस इन वंडरलैंड। उसके अंदर एक किरदार है रेड क्वीन, तो उसकी फेमस लाइन है, हैंग हिम शाउटेड द रेड क्वीन, विल फिक्स द ब्लेम लेटर। तो आदमियों के साथ शायद कुछ ऐसा होता है। शायद एलिस इन वंडरलैंड इनर लूप पढ़ लिए रहेंगे वो लोग ने। तो एलिस इन वंडरलैंड ही है ये कोर्ट्स। मतलब कि अभी कल एक धरना था हमारा, तो एक मित्र मिले हमें, रो रो के बता रहे थे कि मैंने जज साहब के सामने सारे सबूत रख दिए
जो मैंने खुद वीडियो कैप्चर किए थे, ये लड़की चिल्ला चिल्ला के कह रही थी झूठा केस है, जब तक पैसे नहीं देगा ऐसे ही रगड़ूंगी। कहता जज साहब के ऊपर कुछ असर ही नहीं हुआ, बोले एविडेंस स्टेज की बात है, एविडेंस पे बात करेंगे इसके ऊपर। देखिए प्रोसीजरल लॉ है, एविडेंस की एक स्टेज आएगी, वहाँ पे बात होगी, बट मेरे को लगता है कि उस आदमी के लिए जब वो एविडेंस स्टेज आज से 2 साल 3 साल बाद आएगी, तब उस सबूत को देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा। आज उसके खिलाफ मेंटेनेंस लगा देना, उसको सज़ा दे देना, उसकी बेल डिसमिस कर देना गलत कृत्य होगा उस आदमी के साथ। उसकी साइकी के साथ क्या होगा, उसे लगेगा कि आदमी की कोई नहीं सुनता है। तो ये परसेप्शन ऐसे ही नहीं बनते हैं कि आदमी की कोई नहीं सुनता, आदमी को सज़ा हो जाती है। जब सारे सबूत होने के बाद भी जज साहब कह रहे हैं कि ठीक है तो हैं, कोई नहीं, आप लेके आइएगा जब सबूतों की बारी आएगी, जब एविडेंस स्टेज आएगी। मेरे को लगता है कानून के अंदर कुछ ट्वीक करने की ज़रूरत है ऐसे स्थितियों में। एक पक्ष की कंप्लेंट को सत्य मानकर कार्रवाई करना, दूसरे पक्ष को नहीं सुनना, अगर ये बन गया है और ये हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है। शोनी जी, आपने अब तक जो भी बोला है, आई अंडरस्टैंड कि आपने रिप्रेजेंटिंग मैन एंड द एट्रोसिटीज कमिटेड ऑन देम बोला है, बट मुझे ये जानना है, एंड आई एम श्योर हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि क्या जब से आपने बाहर संभाला है सहोदर का, तब से लेके आज तक, इज एवरी डे द सेम डे? हैव यू सीन प्रोग्रेस इन द लास्ट 10 years और 20 years और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? जब भी आप कोई काम करते हैं तो चीज़ें स्टैटिक तो नहीं रहती हैं, करेक्ट। चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आती है। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। डाउरी केसेस का बहुत मिसयूज़ है, सब जानते हैं और अखबारों में पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार बार बोलता है कि कानून में बदलाव आना चाहिए, कानून में बदलाव आना चाहिए। बहुत बार हाई कोर्ट्स ने सरकारों को लिखा है। तो भले ही डाउरी लॉ में अमेंडमेंट नहीं आया है, बट एक प्रोसीजरल अमेंडमेंट ज़रूर आया है। पहले क्या होता था, दहेज की कंप्लेंट होती थी तो अगले दिन सुबह पुलिस पहुंच जाती थी लड़के और उसके घर वालों को अरेस्ट करने के लिए। डायरेक्टली अरेस्ट होता था। मैं ऐसे ही अरेस्ट हुआ था, ठीक है ना, डायरेक्टली अरेस्ट होता था, कोई बेल नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अब पूरे देश के अंदर प्री लिटिगेशन मेडिएशन होती है, जिसको CAW सेल, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल, परिवार परामर्श केंद्र, महिला थाने में बात, इस तरह की बातें होती हैं। तो काफ़ी हद तक मसले वहाँ सुलझ जाते हैं। दूसरा रिलीफ जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया अरनेश कुमार जजमेंट में, वो ये था कि जिन क्राइम्स में 7 साल से कम की सज़ा है और अगर उसमें जो एक्यूज़ है वो पुलिस के सामने पेश होता रहता है तो उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो अब जैसे दहेज के मसले में अरेस्ट जो है वो नेग्लिजिबल है, रेयरिटी है। अगर कोई अरेस्ट हो जाता है दहेज के मसले में तो हमारे लिए वो खबर होती है। मतलब कि हमारी फ्रेटर्निटी में भी, मेंस राइट के अंदर भी एक बहुत बड़ी खबर है कि वो अरेस्ट हो गया, और फिर हम उसके लिए कोई कार्रवाई करने की सोचते हैं या कुछ और करते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। 2008 से मैं जब अरेस्ट हुआ था और 2014 में ये अरेस्ट बंद हुई, तो 2018, 17, 18 तक अरेस्ट के ऊपर पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये कंसेंसस है कि डाउरी केसेस में अब जनरली अरेस्ट नहीं होती है, एक्सेप्ट स्टेट्स ऑफ बिहार या कुछ हद तक वेस्ट बंगाल, झारखंड, इन 2-3 स्टेट्स के अलावा। रेप केसेस के अंदर पहले बेल बहुत लंबे समय के बाद मिलती थी, एंटीसिपेटरी बेल मिलती ही नहीं थी, बट कोर्ट्स सजग हुए हैं, कोर्ट्स को पता है कि बहुत मिसयूज़ है। तो दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, ऐसे शहरों में तो कम से कम एंटीसिपेटरी बेल इन केसेस में मिल रही है। हमारे रिप्रेजेंटेशन का बहुत फ़र्क पड़ा है। दिल्ली के अंदर मैंने पिछले 6-8 महीने में बहुत RTIs लगाई, बहुत रिप्रेजेंटेशंस दी। एक डेटा का जिक्र तो मैंने किया ही था, बट मेरी RTI से एक बहुत बड़ा फ़र्क दिल्ली के अंदर आया है कि जो लोग दिल्ली से बाहर के रहने वाले हैं उन्हें CAW सेल में आने की अब आवश्यकता नहीं है। दे कैन बी प्रेजेंट देयर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, सो दैट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अलाउड। दैट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ नाउ अलाउड। ठीक है, ये एक दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है।
अब इसी को मैं रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ बाकी स्टेट्स के अंदर। मैंने हरियाणा और पंजाब में रिप्रेजेंटेशंस देनी अभी शुरू की हैं। और लोग जुड़ेंगे तो आई एम श्योर ये बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं चलूँगा तो धीरे धीरे ही चल पाऊँगा। ऐसा ही एक जजमेंट अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रोनाउंस किया जिसमें CAW सेल के बाद इन्वेस्टिगेशन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या होता है सतीश, जनरली लड़का बॉम्बे में रह रहा होगा, उसका केस शायद पटना, अलीगढ़, दिल्ली, हिसार ऐसे शहरों में होगा, ठीक है, ऐसा संभव है ना। तो उसमें क्या होता था, लड़के को छुट्टी लेके जाना पड़ता था हर तारीख पे, तो कम से कम ये उसकी हरासमेंट कम हुई। हर बार आने जाने में पैसे लगते थे। अगर आप अतुल सुभाष के केस की बात करें तो अतुल सुभाष को भी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसे जौनपुर कोर्ट बेंगलोर से जाना पड़ता था। Sir, I'll just take a pause. I know who Atul Subhash is. There are a lot many people who must also be knowing. If at all you can just touch upon why Atul Subhash became such a national movement. ओके, तो पहले मैं ये बात बता देता हूँ, फिर मैं अतुल सुभाष के बारे में बताता हूँ। Please. तो अतुल सुभाष को भी बेंगलोर से जौनपुर जाना पड़ता था और उसको बार बार बुलाया जाता था। अतुल सुभाष के बारे में और उस हैरासमेंट से चलते हुए उसने आत्महत्या कर ली। अब अतुल सुभाष के बारे में मैं बता देता हूँ आपके दर्शकों को। अतुल सुभाष एक टेकी थे, बेंगलोर में काम करते थे। उनके केसेस चल रहे थे जौनपुर में, यूपी के अंदर। उन्हें बार बार यूपी बुलाया जाता था। कई बार जब वो जाते थे तो कोर्ट में स्ट्राइक हो गई या जज साहब छुट्टी पे हैं तो उन्हें अगली डेट जो है 3, 4, 5, 6 दिन बाद की दे दी जाती थी। तो ये जो केसेस ये एक ने फाइल किया, हाँ, ये एक सिस्टमैटिक हरासमेंट हो रहा था उनकी वाइफ के द्वारा। और अतुल सुभाष ने फिर 1 घंटे का 1 घंटे 20 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उन्होंने सारा ये जो उनके साथ हरासमेंट हुआ था वो डॉक्यूमेंट किया, नोट्स बनाए, हर एक चीज़ के उन्होंने सबूत दिए और ही कमिटेड सुसाइड। मैं सुसाइड को बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। मैं हर एक इंसान जो मेरे पास आता है उसे कहता हूँ कि लड़ो, सुसाइड मत करो। पर सुसाइड वो इंसान करता है जिसे लगता है कि मेरा आने वाला कल आज से बदतर होगा साइकोलॉजिकली। तो अतुल सुभाष ने ये सुसाइड किया। इस स्टोरी को मेंस राइट ग्रुप्स ने पिक किया, फिर मीडिया ने भी पिक किया और ये एक सिंबल बन गया कि कैसे मर्दों के साथ सिस्टमेटिक हरासमेंट होती है। वेरी अनफॉर्चुनेटली उसके कुछ समय बाद एक ब्लू ड्रम की स्टोरी आई जिसमें एक लड़की ने अपने हस्बैंड को मार के, अपने प्रेमी के साथ मारकर उसे एक ब्लू ड्रम में डाल दिया, उसके शरीर के टुकड़े करके, और उसके ऊपर सीमेंट डाल दिया और उसके बाद वो घूमने चली गई। और उसके थोड़े समय बाद एक और स्टोरी आई जिसमें हनीमून पे एक हस्बैंड का मर्डर हो गया। उसमें जो है लड़की जो है उसे आसाम या नॉर्थ ईस्ट में कहीं लेके गई, इंदौर के कपल को। तो ये स्टोरी जो है ये इसने कुछ फोल्डर दिया, कुछ न्यूज़ मीडिया में बात शुरू हुई, मेन स्ट्रीम मीडिया में अब कम से कम ये बात होने लगी है कि इन कानूनों में बदलाव की ज़रूरत है। अगर इस तरह के इंसिडेंट्स, हत्याएं, आत्महत्याएं बार बार हो रही हैं तो मुझे बेहद दुख है इन सब चीज़ों को लेकर, इन सब हत्याओं को और आत्महत्याओं को लेकर। बट कई बार कुछ इंसिडेंट्स बनते हैं जो आपके मूवमेंट को एक दिशा देते हैं, तो डेफिनेटली दे हैव बिकम सिंबल्स ऑफ मेंस राइट मूवमेंट। उनकी आत्महत्या का कम से कम ये ज़रूर फल मिला है कि इस पे बात हो रही है। उनके ब्रदर आजकल एक साइकिल यात्रा पे शायद निकले हुए हैं और वो चाहते हैं कि वो प्रचार करें इसके बारे में और जागृत करें लोगों को। इसको लेकर एक आधे पार्लियामेंटेरियन ने पार्लियामेंट में सवाल उठाने की भी कोशिश की थी। मेरी बात हुई थी उनसे, बट वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। उस समय कुछ और घटना घट गई थी। बट मीडिया में काफ़ी इस चीज़ को बाद जो है सेंसिटाइजेशन काफ़ी हुआ है। सोशल मीडिया पे इसका बहुत प्रभाव हुआ है और बहुत से लोग इस तरह की स्टोरीज़ को अब कवर करने लगे हैं। अब तो छोटी सी भी बात होती है तो वो कवर हो रही है। अतुल सुभाष की कहानी ये है, निर्भया की तरह एक इंसिडेंट हुआ है जिसको लेकर के लोग चाह रहे हैं कि कानून में बदलाव आए। तो ये रिलीफ कि आदमी को आना नहीं पड़ेगा, ये रिलीफ कि उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ये रिलीफ कि उसे एंटिसिपेटरी बेल मिल जाएगी, बहुत बड़े रिलीफ है। इसके अलावा मेरी एक मित्र हैं दीपिका, मैंने, दीपिका ने और भी 2-4 लोगों ने मिलके बहुत सारे रेप के नाम पे एक्सटॉर्शन रैकेट्स अलग अलग जगहों पे बस्ट किए हैं।
दिल्ली में, गुड़गांव में, समालखा पानीपत के पास एक शहर है, जयपुर में, रायपुर में, तो ऐसे कुछ रैकेट्स बस्ट हुए हैं जहाँ पे लड़की और उसके साथ मिले जुले कुछ लोग जो हैं वो भोले भाले भारतीयों को फंसाकर, हाँ। नहीं भारतीय है ना, अब आपके शो का नाम भोला भारतीय है, तो भोले भाले इंसानों को फंसाकर कई बार डेटिंग के बाद और कई बार बिना डेटिंग के ही उनके ऊपर रेप का केस लगाकर उनसे पैसे वसूलते थे। करेक्ट। तो कुछ बस्ट होने के बाद उन जगहों पर कम से कम ऐसे इंसिडेंट्स में कुछ कमी आई है। देखिए, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, इट विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ डे। ये कानून एक दिन में बने नहीं थे तो एक दिन में बदले नहीं जाएंगे। लंबी लड़ाई है, हमने कमर कसी हुई है और हम छोड़ेंगे नहीं। ज़रूर कानूनों का दुरुपयोग है, बट जो आदमी इससे फाइट करना चाहता है उसके पास फाइट करने के साधन उपलब्ध हैं, ऐसे लोग उपलब्ध हैं, ऐसे लोग मिलते हैं अगर आप ढूंढते हैं जो आपकी इस लड़ाई में आपका साथ दे सकते हैं। ग्रेट। यू स्पोक अबाउट रेप, एक्सटॉर्शन वगैरह. You know, when I was doing my research on this particular topic, I came across this very strange but true rape thing जहाँ पे लिव इन में हो जाता है. हाँ, तो इसे जो कहते हैं रेप ऑन प्रॉमिस ऑफ मैरिज. ओके, ठीक है, पहले इसको रेप की श्रेणी में ही रखा जाता था. अब एक BNS जो नया आया है आईपीसी में, ये रेप की श्रेणी में ही आता था. अब जो नई भारतीय न्याय संहिता आई है उसमें एक सेक्शन 69 ऐड हुआ है जिसके अंदर शादी का झांसा देकर, किसी और प्रलोभन में, या अपना नाम पता गलत बताकर, धर्म गलत बताकर किसी के साथ संभोग करना एक दुष्कर्म माना गया है. इसके अंदर 10 साल तक की सज़ा है. पर कमाल की बात यह है कि इसके अंदर जो संभोग करते हैं वो तो पुरुष और स्त्री दोनों करते हैं. अगर पुरुष बैकआउट कर जाए तो उसके ऊपर ये धारा लगती है. अगर स्त्री बैकआउट कर जाए तो उसके ऊपर ये धारा नहीं लगती है. नहीं लगती है. अगर पुरुष किसी को प्रलोभन दे जॉब का, प्रमोशन का, और उसके साथ सेक्स करे और फिर प्रमोशन या जॉब ना दे तो उसके ऊपर ये धारा लगती है, स्त्री के ऊपर नहीं लगती है. इस तरह के जब प्रोविजंस ऐड हो जाते हैं तो मेरा ये मानना है कि इसमें कहीं भी रेप जैसी कोई चीज़ नहीं थी. अगर दोनों ने संबंध बनाने थे तो उनकी रजामंदी से हुए. इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती तो किसी से हुई नहीं. अगर कोई लिव इन में है तो आपसी रजामंदी से हैं. So this कोई is किसी ने consensual sex. दिस इज कंसेंसुअल सेक्स, रजामंदी से. सो इफ इट इज कंसेंसुअल देयर इज नो एलिमेंट ऑफ रेप, देयर इज नो एलिमेंट ऑफ फोर्स, देयर इज नो एलिमेंट ऑफ फ्रॉड. व्हाई देयर शुड बी अ पनिशमेंट ऑफ 10 years? मतलब कि अगर आपका एक रिश्ता टूटा तो आदमी गुलाम है, वो रिश्ता नहीं तोड़ सकता क्योंकि उसने एक बार कंसेंसुअल सेक्स कर लिया. अगर आपने ऑफिस में किसी ने, मतलब कि आपकी किसी से मित्रता हो गई, आपका प्रेम संबंध हो गया, उसके बाद कंसेंसुअल सेक्स हो गया, तो आप ज़िंदगी भर उसके गुलाम हो गए. कभी भी कह सकते हैं जी प्रमोशन का झांसा था, जॉब का झांसा था, लिव इन में रह रहे थे, शादी कहा था या नहीं था, इसने अपना नाम गलत बताया था. करेक्ट. तो ये सभ्य समाज में जो है इस तरह के कानून जो हैं सिर्फ एक ही चीज़ बताते हैं कि आपने एक जेंडर को एक ऐसी छड़ी पकड़ा दी है जिससे वो कभी भी हंटर की तरह, एक हंटर पकड़ा दिया कि जितना चाहे पीटो, सामने वाला वो नहीं कर सकता. काले कानून है ये. वो कर सकता है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं. नहीं, वो कर सकता है, अच्छा चलो, बट वो आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी? आई नो. बट फिर मैं कहता हूँ कि आवाज़ फिर भी निकालनी चाहिए, कोई तो कोई सुनेगा. ना कोई सुन लेगा. यस. एंड दिस लेट मी जस्ट रीड इट आउट. ये जो डाउरी हैरेसमेंट आप बता रहे थे, जो पहले सेक्शन 498A IPC, जो अब BNS भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 85 और सेक्शन 86 में बना है. ओके. इसमें कितने प्रतिशत आपको लग रहा है कि जेंट्स लोग गलत होते हैं एंड लेडीज गलत होते हैं? जस्ट अ बेसिक रेशियो.
देखिए मैं तो कोई समाज शास्त्री हूँ नहीं कि मैं बता पाऊँ कि कितने नहीं, जेंट्स बिकॉज यू हैव डन योर आरटीआई जो कर रहे हैं। मैं ये बताता हूँ सर, मेरे आरटीआई से यही निकला है कि कितने परसेंट मसलों में सजा होती है और कितने परसेंट में नहीं होती है। द एंड रिजल्ट, द एंड रिजल्ट कितने सही है कितने गलत है मैं नहीं बता सकता और कोर्ट भी नहीं बता सकता। पर मेरा इसके साथ एक सवाल है, इसके अंदर अगर 23 लोगों को सज़ा हुई 9,968 में से, 9,968 में से ओनली 23, अगर ये इतना हाइनेस क्राइम था तो क्या पैसे दे के वो क्राइम ख़त्म हो गया? मैंने किसी को मारा पीटा, दहेज के लिए तंग किया, तो पैसे देने से क्या वो समस्या ख़त्म हो गई? लड़की ने पैसे एक्सेप्ट कर लिए। अरब में ना एक कानून है, एक वर्ड है जिसको ब्लड मनी कहते हैं, कि अगर आप कोई क्राइम करते हो तो पैसा देकर आप उस क्राइम से मुक्ति पा सकते हो, सज़ा नहीं होगी आपको। तो हम ऐसे समाज में रह रहे हैं कि आप क्राइम करें और उसके बाद पैसा दे के छूट जाएं। रेप की केसेस में सेटलमेंट हो रहे हैं। मेरी एक और स्टडी थी, वो भी आरटीआई से ही मैंने फाइंड की थी। उसमें दिल्ली के अंदर ये पाया गया कि ओनली 4.1% रेप के केसेस में सज़ा होती है। हाइनेस क्राइम है ना। निर्भया में हमने कानून बदल दिया। लड़की के कहने मात्र से, सिर्फ लड़की ये कह दे कि मेरे साथ रेप हुआ है, उसकी गवाही कंसिस्टेंट हो तो ही सज़ा हो जाएगी, कोई और सबूत नहीं चाहिए। इतना भयावह कानून हो चुका है ये। उसमें मात्र 4.1% कन्विक्शन। 40% लड़कियां, मेरा डेटा नहीं है, कोर्ट्स ने दिया मुझे, मैंने नहीं बनाया ये डेटा, घर में नहीं बनाया है, कोर्ट से मेरे को आरटीआई से मिला है। 40% लड़कियां मुकर जाती हैं, अरे हमने तो कहा ही नहीं था कि रेप हुआ है। तो क्या वो आदमी किस लिए गया था जेल? एवरेज जेल टर्म इज़ 197 डेज इन रेप केस। अगर किसी के ऊपर रेप का एलिगेशन लगता है ना, एवरेज 197 दिन अंदर रह के आता है जेल के अंदर, 6 महीने से अधिक, 6.5 महीने के आसपास। और आप कह देते तो उसके बाद कि रेप नहीं हुआ, उसको, लड़की को कोई सजा नहीं होती उसमें, भले वो कसूरवार हो नहीं हो, क्योंकि सेटलमेंट होते हैं, क्योंकि लड़की पैसे मांगती है। तो क्या आप संदेश देना चाहते हो सोसाइटी को कि आप कोई भी क्राइम करो, आप पैसे दे के बच सकते हो? ये इस मुद्दे पर ना आई जस्ट रिकलेक्टेड वन एपिसोड। हम एक मुंबई पुलिस के एसीपी से इंटरव्यू किया था। इट वाज अ फैंटास्टिक इंटरव्यू। द लिंक विल बी शेयर्ड ऑन दिस पर्टिकुलर एपिसोड, जहाँ पर उन्होंने कहा कि बहुत सारी लेडीज़ ऐसे हैं जो सिर्फ आपसी जो बोलते हैं ना झगड़ा होता है, ग्रजेस, अब वो जानबूझकर पुलिस स्टेशन लेके जाता है। बोलते पुलिस वाले के 3-4 थप्पड़ पड़ने से ना वो दे फाइंड इट वेरी सैटिस्फाइड। हाँ थप्पड़ क्या है करके, दैट इज सैडिस्टिक प्लेजर, वेरी ट्रू। माय पॉइंट इज I don't know if at all I may get you in the picture, but then I prefer not to. Lot of these men who get arrested, okay, उसके बाद उनका क्या दुर्दशा होता है, they know deep down they know that they are not guilty, they are innocent, but then वो जानते हैं, उनके परिवार वाले जानते हैं, except for that wife. मैं नॉर्थ इंडिया से आता हूँ। नॉर्थ इंडिया में ना एक कहावत है कि भगवान का बुलावा आ जाए, राज का बुलावा नहीं आना चाहिए। कि भगवान बुला ले मुझे कोर्ट कचहरी में नहीं जाना चाहिए। राज का बुलावा मतलब कि राजा मेरे को किसी मुकदमे में ना बुलाए। तो पुलिस स्टेशन जाना, कोर्ट जाना, जेल जाना, ये सब ट्रॉमा है। और आदमी के लिए उससे बड़ा ट्रॉमा तब होता है जब उसकी बहन उसकी मदर को जेल जाना पड़ता है, या उसकी बहन और उसकी मदर को कोर्ट जाना पड़ता है, या उसकी बहन या उसकी मदर को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। वहाँ पे झिड़कियाँ सुननी पड़ती हैं, वहाँ पे गालियाँ सुननी पड़ती हैं, बूढ़े माँ बाप को जाना पड़ता है। ऐसे लोग सुसाइड करते हैं, द मैन। हम कोशिश करते हैं सहोदर में कि ऐसे लोगों को काउंसिल करें और उन्हें दिखाएं, उन्हें समझाएं कि आज़ादी की लड़ाई में भगत सिंह भी जेल गए थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी एक बार अरेस्ट हुए थे, गांधी जी भी जेल गए थे। तो जेल जाना कुछ बुरा नहीं है, ये भी एक लंबी लड़ाई है। इसमें भी बहुतों को जेल जाना पड़ सकता है, इसमें भी बहुतों के अगेंस्ट बहुत सारी कार्रवाई हो सकती है। आपको फाइट करना ही पड़ेगा, तभी कानून में बदलाव आएगा। वरना आज आपका नंबर था, कल किसी और का था, कल मेरा था, कल किसी और का होगा। तो धीरे धीरे सही किसी ना किसी दिन बदलाव ज़रूर आएगा।
मैं आपको अभी छोटी सी चीज़ बताई, जो दिल्ली के अंदर बदलाव आया कि आप CAW सेल में थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पेश हो सकते हो, वो मेरी रिप्रेजेंटेशन पे आया। क्या मेरे को 8 महीने लगे? हाँ लगे, बट 8 महीने बाद उन्होंने कहा ना कि आ सकते हो, तो करो तो सही। अगर मैं नहीं करता तो सारे जा ही रहे होते आज भी, पर कम से कम कुछ रिलीफ तो मिला। You कम से deserve to be applauded for No, that. it is Great achievement. इट्स ओके, इट्स अचीवमेंट। बहुत लोगों की बहुत अचीवमेंट्स हैं। मैं आपको अचीवमेंट्स की बात बताता हूँ, और मैं हर एक चीज़, आपने अचीवमेंट की बात की। बहुत पहले जब मेरा केस चल रहा था 2011 में, मैंने 2008 में एक अपने ससुर के खिलाफ एक कंप्लेंट दी थी इनकम टैक्स को। आपके ससुर के? हाँ, मेरे ससुर के खिलाफ, क्योंकि मेरी बीवी ने कहा जी हमने इतना लंबा चौड़ा दहेज दिया था, इतने पैसे खर्च कर दिए। इनकम टैक्स में एक प्रोविज़न है, और वो प्रोविज़न कहता है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर इज इनकम ऑफ दैट ईयर, कि अगर आप एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ से किया है, किन सोर्सेज से आपने किया है, कहाँ से बैंक से पैसा निकाला है, अनएक्सप्लेन्ड है ना एक्सपेंडिचर, वो उस साल की इनकम मानी जाती है। मैंने इनकम टैक्स में कंप्लेंट कर दी। मैंने कहा जी इस आदमी ने कहा है कि इतना इनकम टैक्स इसने दिया है, एंड ही हैज़ नॉट एक्सप्लेन्ड द एक्सपेंडिचर, प्लीज़ टेक एक्शन। इट टुक मी 3 years. After 3 years, my father-in-law was asked to pay income tax on that expenditure which he had claimed, which his daughter had claimed. It was a great victory, but it was not for me alone. उस समय जो महिला थाना सोनीपत की SHO थी, उसे जब पता चला, उसने कहा जी उस ऑर्डर की एक कॉपी मेरे को दे जाओ। सतीश, you won't believe, next year there was a 50% reduction in registration of dowry cases in Sonipat. Once again, huge round of applause. तो आप कुछ Great, करते हो, great, आप great, कुछ करते हो, superb. कुछ करते हो तो उसका एक्शन होता है। मैं अभी आपको बता रहा था एक्सटॉर्शन रैकेट्स के लिए, ऑफ कोर्स किया मैंने नहीं, दीपिका ने किया था, बट एक SIT फॉर्म हुई हरियाणा में, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम। DGP ने ऑर्डर निकाला कि ये जो लड़कियां एक के बाद एक रेप का केसेस दर्ज करती है ना, इनका डेटाबेस क्रिएट करो। ऑफ कोर्स एक जजमेंट भी है इस पे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की, कि इसका एक डेटाबेस क्रिएट करो। तो जब डेटाबेस क्रिएट होगा, जो जिनका रिपीटेडली जो फॉल्स कंप्लेंट्स करती हैं, तो ऑफ कोर्स कुछ रिलीफ मिलेगा लड़कों को, जो अरेस्ट नहीं होंगे। कोई लोग होंगे जो इस तरह के एक्सटॉर्शन रैकेट से बचेंगे। मेरा वही कहना है कि आप करोगे तो आपको रिलीफ मिले ना मिले, पर आगे आने वाले लोगों को इसका रिलीफ ज़रूर मिलेगा। आपसे पहले वालों ने जो इन्वेंशंस की, आपसे पहले वालों ने जो काम किए, उनके जो सुख हैं आप आज भोग रहे हो। अगर ये लाइट नहीं होती, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचे होते कि हम ये रिकॉर्ड कर रहे होते और दुनिया देख रही होती। मतलब किसी सिंपल ने बात किया है ना। कि आज अगर आप एक बीज बोते हो तो उसका कल वो पेड़ बनेगा। हाँ, चाहे मेरे साथ हुआ नहीं हुआ, मेरे को कोई इफेक्ट हुआ नहीं हुआ, बट आने वालों को तो फ़ायदा होगा ना। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। हम साउदर में भी ये कहते हैं कि आपके हाथ में RTI टूल बहुत बड़ा है, आप लिखो, आप इन्फॉर्मेशन मांगो, आप नेताओं से मिल सकते हो। डेमोक्रेसी है ना, करेक्ट। नेता वोट मांगने आता है ना, जाओ उससे मिलो, उसे बताओ क्या होता है। और मैं मानता हूँ कुछ नहीं होता है, अधिकतर केसेस में कुछ नहीं होता है। हमारी 100 की 100 लेटर्स में से 99 लेटर जो हैं कूड़े के ढेर में फेंक दी जाती होंगी, पर एक पे तो काम होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 12-13 years आई हैव मेट नियरली 70 पार्लियामेंटेरियंस, पार्लियामेंट्री, दैट इज MPs, नियरली 70। प्राइवेटली उसमें से 70 में से 68 ने ये कहा होगा कि हमें पता है मिसयूज़ है, किसी ने सवाल उठाने की बात नहीं की। बट वेरी रिसेंटली आई मेट अ MP, ही सेड गिव मी क्वेश्चन इन राइटिंग कि क्या क्या है डेटा जो तुम्हारा है, आई विल रेज दिस क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट। हुआ ना, वो उठाएगा नहीं उठाएगा मुझे नहीं पता, बट कुछ तो हुआ। और यही 1 के 2 के 4 के 6 जब हो जाएंगे तो शायद कानून में भी कोई बदलाव आ जाए। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। वी कीप ऑन मीटिंग पुलिस ऑफिसर्स, so when we meet all the DCPs in Delhi, I tried to make an effort to meet all the DCPs, so I was able to meet
10 DCPs in Delhi. Delhi has 15 districts, so 10 DCPs I met. Recently, I came to know at least in 2 districts, DCP doesn't give permission for arrest in rape on promise of marriage cases. मेरा देश बदल रहा है. दुष्यंत कुमार की एक शेर है जो अधिकतर भाषणों में सुनते हैं, तो मैं तो उसको दिल से लगा के रखता हूँ. कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो ज़रा तबीयत से उछालो यारो. आप घर पे बैठ जाते हो, आप रोने लगते हो, आप कुछ नहीं करते हो, आपको लगता है कुछ हो नहीं सकता, तो नहीं हो सकता. आपको लगता है कुछ हो सकता है, मैं कुछ कर सकता हूँ, आप बिल्कुल कर सकते हो. चलो आओ, हमारे कंधे से कंधा मिलाओ, सहयोग दो, हम करेंगे. आपके लिए भी करेंगे, अपने लिए भी करेंगे, औरों के लिए भी करेंगे. Great. As a representative of every single person who has been, who has got married, who is about to get married, I want to request all the women out there, on behalf of the entire Bola Bhartiya team, कि यार आपके लिए वो सिर्फ एक हस्बैंड है, वो भी किसी का भाई है, बेटा है, फॉर ऑल द रिलेशंस वो आपके बच्चे के पापा हैं. The way you consider yourself to be somebody's sister, somebody's daughter, he also holds the same relations with everyone. So spare a thought before filing any false allegation against men. As I told earlier, we are not here to take sides. We also want to request the men in the same breath कि just because wife चुप रहती है does not give you the authority to prove your मर्दानगी on her. शोनी जी, एक बात पूछना था आपसे कि आपके हिसाब से योर पर्सनल ओपिनियन, जो जेंट्स है, जो मेन है, मर्द जात, फॉर द सेक ऑफ द फैमिली, डू दे चूज टू रिमेन साइलेंट एंड endure all the abuses and the physical violence on them? ये मैं खुद फील करता हूँ और मैंने बहुत लोगों से डिस्कशन की है इसके बारे में, और मैं इस नतीजे पे पहुँचता हूँ. आदमी ना 2 जगह मजबूर होता है. एक वो अपनी रोजी से मजबूर होता है, अपने रोज़गार से मजबूर होता है, और एक वो अपनी फैमिली के लिए मजबूर होता है. इसके अलावा आदमी कहीं भी लड़ सकता है. व्हेन these things affect his family, his parents, his children, when the damage can be caused to them, he'll endure anything. फिर वो घुटना टेकने पे मजबूर हो जाता है. Similarly, when it comes to his profession, when it comes to his income, he'll go through 100 humiliations. Here, with these kind of laws, he stand to lose his job, his income, his standing in the society, and it will cause immense pain to his near and dear ones. That is why he endures everything. Very, very, very sad state of. But Satish, tomorrow you will face anything for your children, for your father, for your mother, rather than hurt them. True. You will face yourself. And everything. I believe ना सर कि maybe ये तो आपने ऑब्जर्व किया है, 110% इवन द women must be seeing their husbands doing this, or maybe they must be taking this as a pain point. चलो उसको इस पे वार करो तो वो घुटना टेकेगा. देखो, अब वहाँ की तो मेरे को इतनी नॉलेज है नहीं, बट डेफिनेटली ऐसा भी होता होगा. पॉसिबल. कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होना चाहिए फॉर द लेडीज जो झूठे केसेस फाइल करती हैं. स्ट्रिक्ट पनिशमेंट. आई एम आस्किंग यू, आपने इसके पहले लॉ के बारे में बताया था, बट आई एम आस्किंग यू, यू पर्सनली फील दैट दैट शुड बी, बिकॉज क्या होता है ना, सर्टन कंट्रीज, वी स्पोक अबाउट रेप एंड ऑल, सर्टन कंट्रीज यू इवन बोलते हैं ना, लड़कियों को छेड़ने पर भी आपके हाथ पैर काट देते हैं. दोबारा कोई वो वाला पर्टिकुलर सीन देखकर पनिशमेंट का जिसको एहसास है वो सोचेगा तक नहीं. ओके, सो ऑल दीज प्रोविजंस ऑफ लॉ, मैं इनको कहता हूँ, दे आर बेनेवोलेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ. दे वर फ्रेम्ड सो दैट females, children, old age people could get some reprieve. You know, we think that they were oppressed for centuries and that is why
there were special provisions made for them. But wherever there is a benevolence, there should be strict punishment if that benevolence is misused. मैं ये नहीं कहता हूँ कि उतनी पनिशमेंट हो जितना लड़के को होती है, बट देयर शुड बी सम डेटरेंस, एटलीस्ट सम डेटरेंस, दैट यू शुड नॉट मिसयूज दीज प्रोविजंस. अगर फैक्ट है तो रिपोर्ट करो, नहीं फैक्ट है तो पर्सनल ग्रज के लिए काहे के लिए. अगेन आई विल रिपीट, भैया रेप हुआ था ना, हाइनस क्राइम है ना. सब बोलते हो ना सजा दे दो, फांसी चढ़ा दो, ट्रायल नहीं होना चाहिए, नारे ये लगाते हो ना, बलात्कारियों को फांसी दो, तो झूठे केस में उसको भी दे दो. वेरी ट्रू, वैलिड पॉइंट. भाई आदमी जो गया जेल झूठे केस में, सालों साल उसकी सजा नहीं, उसको बेल नहीं मिली, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, उसकी जॉब चली गई. किसी के साथ जब नाम के साथ रेपिस्ट लगा होता है ना, उसकी सोसाइटी में कोई स्टैंडिंग नहीं होती है. 10 साल पहले, 15 साल पहले जब मेरे ऊपर केस हुआ था, 17 साल पहले, तो जज साहब पता है क्या कहते थे? कुछ तो किया ही होगा ना, कोई लड़की ऐसे ही थोड़ी ना केस कर देती है. मानते नहीं थे झूठा केस होता है दहेज का. पुलिस वाले भी यही कहते थे, बट अंदर सब जानते थे. आज रेप के साथ वही हो रहा है. किसी पुलिस वाले से पूछ लो कितने केसेस झूठे होते हैं, कहते हैं जी सारे ही झूठे होते हैं. जिसके साथ असल में रेप होता है उसके साथ भी वही कि झूठा ही होगा. तो बेनोवलेंस के मिसयूज़ का नुकसान किसको हुआ? उस लेडी को भी हुआ जिसके साथ जेन्युइन हुआ. तो वही बात होगी ना, शेर आया शेर आओ. जब सच में शेर आता तो भैया जब शेर आया कोई बोल रहा है तो उसको पनिश तो करो. करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक उसको पनिश नहीं करोगे तो जिस दिन शेर आएगा, मरी कौन? भेड़ मरी ना. इसी मुद्दे का अगला सवाल ये होगा कि जेंडर न्यूट्रल लॉस का आज के तारीख में कितना डिमांड है या कितना इम्पोर्टेंस हो गया, सिग्निफिकेंस हो गया कि वी शुड हैव जेंडर न्यूट्रल लॉस. 50% पॉपुलेशन चाहती है कि जेंडर न्यूट्रल लॉज होने चाहिए और 50% चाहती है कि नहीं होने चाहिए. जस्ट बी काइंड इनफ टू स्प्लिट दैट 50% कौन है और 50% कौन है. सारा मर्द समाज चाहता है कि सारे प्रोविज़न जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए, और अधिकतर स्त्री समाज कहता है कि ये जेंडर न्यूट्रल नहीं होने चाहिए. वजह क्या है कि जो पीड़ित होगा वो चाहेगा कानून में बदलाव हो, जिसको फ़ायदा मिल रहा है वो चाहेगा कि नहीं हो. पर जेंडर न्यूट्रलिटी दूसरा स्टेप है. पहला स्टेप वही है जो आपने इससे पहले पूछा था कि क्या बेनेवोलेंट प्रोविजंस में मिसयूज़ का क्लॉज होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए. और जितने भी लॉज हैं जो ग्रॉसली मिसयूज्ड हैं उसके अंदर 100% इनकम्बेंट होना चाहिए कोर्ट के ऊपर कि अगर मिसयूज़ पाया गया है तो सज़ा दे. लास्ट जब मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया था उसी मुद्दे पे मैं पूछ रहा हूँ कि जब कोई आदमी जेल जाता है या फिर जब कोई आदमी पे ये इल्ज़ाम बेबुनियाद लगता है, बट दुनिया के लिए तो वो कसूरवार है, लाइक ही इज़ द विलन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, व्हाट हैपेंस एट हिज वर्क प्लेस? आई मीन वो खुद मजबूरन इस्तीफ़ा दे देता है या फिर उसको इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है. एंड आई विल टेल यू देयर आर मल्टीपल फैसेट्स टू इट. देयर आर पीपल, एंड आई एम वेरी ब्लंट ऑन दिस, देयर आर पीपल हु फाइंड इट एज एन एस्केप. Yes. I have seen people who quit their jobs because of it. There are people, because of their previous standing, their organizations stand with them. My organization stood with me. Wow. Then there are people where the organizations find a reason to check them out. 3-4 पिलर्स हैं जिनके ऊपर ज़िंदगी चलती है. एक है उसकी इनकम, दूसरा है उसकी फैमिली लाइफ, तीसरा है उसकी सोशल स्टैंडिंग, और चौथा है उसके शौक, कोई भी हॉबीज़ हैं, कोई भी इंटरेस्ट हैं. आपका एक पिलर ख़राब हो गया तो 3 पिलर्स पे भी ज़िंदगी चल सकती है. बट जब 2 पिलर ख़राब हो जाते हैं, कुर्सी के 2 पैर टूट जाते हैं, तो आप उस पर बैठ नहीं सकते. तो इसलिए जब एक चीज़ ख़राब चल रही हो तो यू शुड कंसंट्रेट कि दूसरी चीज़ ख़राब ना हो. आपको आपकी जॉब जानी नहीं चाहिए, रादर आपकी इनकम इंक्रीज़ होनी चाहिए, क्योंकि पैसा तो हर जगह चाहिए. ज़िंदगी जीने के लिए दिन में भी पैसा चाहिए और केस लड़ने के लिए भी पैसा चाहिए, और अगर एलिमनी देनी है तो भी पैसा चाहिए. कभी कभी मैं लोगों से ये भी कहता हूँ कि करोड़ों कमाओ, लाखों मांगते हो उसके मुंह पे मारो. नहीं, आपका सोचने का तरीका है. करेक्ट सर. इन सच केसेस व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप an employee should do
शुड ही टेक दैट जब उसको पता चल रहा है कि भाई वाइफ अभी रिटेलिएट मोड में है या फिर वाइफ अभी उसने जो ठान लिया है बर्बाद करना चालू कर देगी, तो ऑफकोर्स आई मीन उसको तो अपना घर चलाना है मर्द को, तो ही हैज़ टू लाइक इट और नॉट, घर पे जो भी बवाल होता है ऑफिस तो आना है. शुड ही टेक हिज HR इनटू कॉन्फिडेंस? अगर वो जॉब में है तो ही शुड टेक HR इनटू कॉन्फिडेंस, नंबर 1. नंबर 2, मैं हमेशा कहता हूँ दैट देखो हर कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है. अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो तो इमीडिएटली टू योर रिपोर्टिंग बॉस यू शुड इन्फॉर्म दैट समथिंग इज नॉट गोइंग राइट. लाइक कीप हिम और हर अपडेटेड इन द लूप. हाँ, यस. अगर आप अनऑर्गेनाइज जॉब में हैं तो भी whomsoever you are reporting, अगर आप अपने प्रोफेशन में हैं, मेक श्योर दैट यू गिव एक्स्ट्रा टाइम टू योर प्रोफेशन टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम. ठीक है. मेरा एक मित्र है, उसने बहुत अच्छी बात मेरे को सिखाई. वो कहता है कि जब मुकदमे की तारीख होती है तो बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बुआ का भी आएगा, चाचा का भी आएगा, मामा का भी आएगा, और सारे वेल विशर हैं, वो जानना चाहते हैं. बट वो 20 बार फ़ोन करते हैं, आई रिलीव दोज मेमोरीज 20 टाइम्स. तो मैंने कहा फिर क्या किया? कहते जी मैंने नियम बना दिया, जो भी बात करनी है पिताजी से करो, उनको सब पता है, मेरे को डिस्टर्ब मत करो काम के समय. तो उसने अपने आप को कंपार्टमेंटलाइज कर लिया. एंड ही इज़ अ वेरी सीनियर एम्प्लॉय इन वन ऑफ द बिग फोर्स. ठीक है ना. ग्रेट. तो देखो ये आपको तरीके ढूंढने पड़ेंगे, आपके तरीके, आपकी सर्कमस्टांसेस. कोई आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते फॉर्मूले. उसके पिताजी थे, हो सकता है आपके पिताजी वो साइन ना कर सकते हो, तो आपको कुछ और ढूंढना पड़ेगा. हो सकता है आपको ये कहना पड़ेगा कि शाम को फ़ोन किया करो. Once again, on behalf of the entire Bola Bhartiya channel, this goes out to all the bosses, the managers, and especially the HRs. If at all an employee comes to you, ऐसे please उनको एक patient listening दे देना. You never know, you may just land up saving his life. I mean, जैसा सर ने बोला था, there are cases जहाँ पर aggressive step लेके वो लोग आगे जाके अपना ज़िंदगी दांव पे लगाकर they land up committing suicide or they end up their lives. So you could just be instrumental in saving somebody's life. So please, it's a sincere request from the entire Bola Bhartiya team. So कुछ साल पहले जिसका प्रभाव आज भी है, #MeToo movement करके आया था. You feel, I mean, of course, there were victims, there were the monsters, but since आप उस पेरिफेरी में रहते हो जहाँ पे you know who is a victim, who is a monster, you feel that इक्का दुक्का भी चलेगा, लेकिन we don't want to name anyone, but was this Me Too movement misused against men? या Me Too मूवमेंट में एक मजाक की बात तो ये हुई, और मैं मजाक की बात कहूँगा. बीवी ने कह दिया तुम्हारी ज़िंदगी में किसी को तुमने लड़की को परेशान नहीं किया. दूसरी बीवी ने कहा ये बात अब आज मैं मान गई हूँ क्योंकि तुम्हारे खिलाफ किसी ने Me Too का इल्ज़ाम नहीं लगाया. ये मजाक की बात थी. सच्चाई ये है, Me Too में ना हर औरत को जो दिल में रख के बैठी थी कोई भी ग्रज, एक मौका मिल गया सबको पब्लिकली शेम करने का. और नाम क्यों नहीं लेंगे, नाम लेना चाहिए. बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी और बड़े सीनियर एक्टर पे उसने एक इल्ज़ाम लगाया था. इंक्वायरी हुई, क्यों नहीं आई इंक्वायरी में? सिर्फ ट्विटर पे लिखने के लिए था Me Too. अच्छा, इंक्वायरी के टाइम पे she did not turn up. नो, शी डिड नॉट टर्न अप. शूट एंड स्कूट. उसका नाम खराब हो गया, उसको काम मिलना बंद हो गया. बंदे का नाम खराब. क्यों नहीं लेना चाहिए ना? और उस एक्ट्रेस का तो कोई करियर ही नहीं था. करियर तो था ही आदमी का. कंपेयर करो ना दोनों के करियर्स को. किस स्टैंडिंग पे वो आदमी था, किस स्टैंडिंग पे वो औरत थी. बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स पे उन स्त्रियों ने Me Too के एलिगेशंस लगाए. जब उनको जॉब छोड़े 20-20 साल हो चुके थे, 20 साल बाद याद आया, या भीड़ चाल में आपने कहा हम भी हाथ धो लें. कोई पुरानी दुश्मनी रहेगा, चलो इसी के तहत. इसने मेरे को निकाला था, इसने मेरे को परफॉर्मेंस पे अच्छे रैंकिंग नहीं दी थी. अब उनको एक मौका मिल गया. अब उनको एक मौका लीगल मौका मिल गया. आपको एक बात बताता हूँ, दिल्ली के अंदर पॉश प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट का क्या खौफ है. बहुत सारी मार्केट यूनियंस हैं. उन यूनियंस ने यूनानिमस डिसीजन लिए हैं कि हम लड़कियां हायर नहीं करेंगे. अब हायर नहीं नहीं करेंगे.
अगेन मैं जब डेटा की बात करता हूँ, मैं कोई भी डेटा अपना बनाता नहीं हूँ, ये सारा डेटा आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, या मैंने आरटीआई से इकट्ठा किया है या किसी और ने इकट्ठा किया है। लेबर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन ऑर्गेनाइज सेक्टर इन सिटीज़ हैव डिक्रीज्ड इन लास्ट 10 years। और वजह मी टू पोश। लोग कहते हैं हम लड़की को इसलिए हायर नहीं करते क्योंकि कल को इसे निकालना होगा, हम निकाल नहीं पाएंगे, निकालते ही एक चार्ज आ जाएगा। एक बहुत बड़े बैंकर ने मुझे बताया था कि साल में 12 महीने होते हैं, और लीडिंग बैंक है, साल में 12 महीने होते हैं, पोश की 30% कंप्लेंट्स एक महीने में आती है जब अप्रेजल का टाइम आता है। माय गॉड। मैंने कहा ऐसा कैसे? कहता है ऐसा ही है। मैं फिर कहते हैं अब तो मैंने सबको कहा यार सारी लड़कियों को अप्रेजल दे दो, आगे मत हायर करना। अगेन ग्रॉस मिसयूज। तो अब आप बताओ ना, जब आप किसी लड़की को उसके परफॉर्मेंस पे निकाल नहीं सकते, आप उसके अप्रेजल को ठीक जस्टिफाई नहीं कर सकते, उसे देना ही देना है वरना आपके ऊपर एक कंप्लेंट आ जाएगी, तो क्यों हायर करोगे लड़कियाँ? फिर एक कानून बन जाएगा, नहीं जैसे बहुत सारी कंपनीज में है ना, एक कानून बन जाएगा, नहीं आपको जेंडर रेशो इतनी रखनी है। फिर पता क्या होता है उसमें इंटर्न होते हैं सारे बच्चे, जितने भी बच्चे होते हैं ना इंटर्न, जो 1 साल के लिए आए, कॉन्ट्रेक्चुअल 6 महीने के लिए आए, वहाँ पे आप लड़कियों और लड़कों की रेशो देखोगे तो लड़कियों की रेशो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी मेंटेन होगी ना। जो सीईओ और इंटर्न एक वो जेंडर इक्वलिटी मेंटेन होगी। जितनी भी बड़ी कंपनियां ना उठा के देख लेना इसमें। मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है, जो जानते हैं उन कंपनीज को वो सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, वो जानते हैं कि कहाँ किस स्टेज पे कितनी लड़कियां कितने पुरुष हैं। समाज का आईना होता है फिल्म्स, बॉलीवुड, नॉट बॉलीवुड, एनी मूवी फॉर दैट मैटर। व्हाट हैपेंस इज व्हाट हैपेंड वाज अ कपल ऑफ इयर्स बैक, तापसी पन्नू का एक मूवी आया था थप्पड़। ओके, आदमी ने कुछ किया नहीं था, सिर्फ थप्पड़ मारा था, विच इज़ अगेन अ रॉन्ग थिंग, वी आर नॉट जस्टिफाइंग दैट। उसका ट्रेलर जो प्रोमो था उसमें ही तापसी इज़ वेरी क्लियर, थप्पड़ मारना नहीं चाहिए था। Okay, which did have its impact in a lot of people's lives. My point is, sir, अभी तक कोई ऐसा पिक्चर बना नहीं है ऑफ यू फील दैट दिस इज अ कॉल ऑफ द नीड ऑफ द आवर, दैट थप्पड़ का मेल वर्जन भी बनना ज़रूरी है। अभी ना मैं इसी चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ प्लीज़। तापसी की एक पिक्चर नहीं आई थी, तापसी की 2 पिक्चर आई थी। एक में वो एडल्ट्रस होती है जिसमें वो कहती है सॉरी, और एक में वो थप्पड़ खाती है और कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। तो ये कंट्रास्ट है ना, ये रियलिटी है हमारे समाज की कि औरत को कुछ भी करने की आज़ादी है। One second. Tapsi is just an example. We are not taking sides. Let me just underline that once and for all. हाँ, so she's an actress. We just gave that as a film as an example. So both the films were acted by her. Reality of life. Yeah. So we are not defaming her. She acted in both the films. अगर थप्पड़ में वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है तो दूसरे में भी वो कैरेक्टर है ना, वो भी तो उसी ने पोर्ट्रे किया है। तो एक थप्पड़ वो माफ़ नहीं करेगी, उसकी एडल्ट्री आदमी को माफ़ कर देनी चाहिए। ये विरोधाभास है समाज का, ये रियलिटी है समाज की। और ये ना कोर्ट के अंदर रोज होता है, जब हस्बैंड को कहा जाता है क्या हो गया इसने ये कर दिया, तो ले जाओ ठीक हो जाएगी, माफ़ी मांग तो रही है, बोल तो रही है सॉरी, और आदमी सॉरी नहीं बोल सकता उस समय। You have seen such cases. I have seen such cases. Oh my God. I have seen such cases where husband is forced to take back his wife in the police stations, in the courts. And despite adultery. Despite adultery. And adultery, you know, adultery में सारे प्रूफ साथ नहीं होते हैं सबके पास. But despite, in spite and despite filing false cases, वो तो है भाई, लड़के को अंदर करा दिया तुमने दहेज के मुकदमे में, सास ससुर को कटघरे में खड़ा कर दिया, उसके बाद सॉरी और ले जाओ, क्योंकि लड़की का जो औचित्य था फाइल करने का वो अब पूरा नहीं हो रहा, अब उसके माँ बाप रख नहीं रहे, अब उसकी भाभी घर से निकाल रही है, तो कहाँ जाएगी वो बेचारी लड़की? पति के घर। लीगल ऑप्शन वही बचता है ना उसके पास। तो आदमी के पास कोई ऑप्शन क्यों नहीं है? हम तो कह देते हैं जी, बिल्कुल लड़कों को समझाते हैं, एक बार फाइल कर दिया केस बिल्कुल वापस नहीं लाना।
हमारे पास जो आके पूछता है कि अब वो माफ़ी मांग रही है तो हम उनको कहते हैं टाइग्रेस नेवर चेंजेस हर स्ट्राइप्स। वो माफ़ी मांग रही है क्योंकि उसका जो और मोटिव था वो अब पूरा नहीं हो रहा है। My next question, I think we have answered this, but still I want to underline this question. ऐसा कोई लॉ बना क्यों नहीं है जहाँ पर औरतें abuse, slap or hit their husbands? Sir, I mean, I'm sure that you are nothing less than a legend in the knowledge of this territory. But then, जो data मैंने देखा है, I could not sleep the whole of last night because I mean, it was absolutely mind shocking. And it's not just in India, sir. It's across the globe. बहुत सारी कंट्रीज में, मैं ये नहीं कहूँगा सब में, बहुत सारी कंट्रीज में कर सकता है। तो बहुत सारी कंट्रीज में ये जेंडर न्यूट्रल है, इंडिया में भी ये जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। हिंसा अगर एक के लिए गलत है तो दोनों के लिए गलत है। 100%. प्रतिहिंसा नहीं होनी चाहिए, पर कई बार प्रतिहिंसा के अलावा कोई और चारा नहीं होता है। कृष्ण ने भी ये कहा है ना कि जब लड़ाई आपके दरवाजे पे आ गई है, जब 5 गांव नहीं मिले, जब सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं मिल रही है, लड़ना पड़ेगा तो लड़ना पड़ेगा। आदमी को भी लड़ना पड़ेगा अपने ओनर के लिए, अपने परिवार के लिए, तो लड़ना चाहिए। और कानून में प्रोविज़न नहीं है, आज नहीं है तो ये नहीं है कि कभी नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पलीफाई किया है कि चाहे कम ही सही, पर कुछ केसेस में लड़की को सज़ा हुई है, चाहे कम ही सही, कुछ लड़कियों को दंड मिला है। आप एक एग्जाम्पल सेट करें, लड़े तो सही पूरी शिद्दत से, एक एग्जाम्पल तो सेट करें। अगर हर शहर में 2-4 लड़कियों को भी सज़ा हो जाएगी ना, 50% रिडक्शन आ जाएगा झूठे केसों में। अभी पिछले हफ्ते एक और सेटलमेंट हुआ, मेरे एक और दोस्त का जो हमें यहाँ से मिला था, उसने एक ही शर्त रखी थी, 0 पे सेटलमेंट हो रहा था विदाउट एलिमनी। उसने कहा जब तक ये लिख के माफ़ी नहीं मांगेगी मुझसे, तब तक मैं सेटलमेंट नहीं करूँगा, मैं केस को 20 साल और चलाऊँगा। द लेडी हैड टू राइट अपॉलॉजी, और कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में उसने फर्स्ट मोशन में लिखा दैट पेटिशनर नंबर सो एंड सो apologizes for her conduct which led to harassment of husband। अब आप कहोगे इसमें क्या हुआ, सजा तो नहीं? अरे सजा ही है, ये थूक के चाटना सजा ही है। वो किसी लड़की किसी और को नहीं बोलेगी झूठे केस कर लो, पैसे मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। Here, before I read out this question, I need to appreciate my team of writers who really worked extremely hard on this particular question. And hats off, ये वाला जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ, ये एक लड़की ने, हमारी टीम में एक लड़की है, I don't want to name anyone, but एक लड़की ने मेरे को बोला सर आप ये सवाल ज़रूर पूछना है। And trust me, this is coming from a girl. Do you think boys are raised with guilt while girls are raised with entitlement? Do I think that boys are raised with guilt and girls are raised with entitlement? So second part definitely is true. Today girls are being raised with entitlement, and incidentally yesterday only I tweeted, we have forgotten to tell our next generation of females or this generation of females their responsibilities. And they think that they are entitled to everything. But are boys raised with guilt? See, the society definitely, जिस तरह की मुहिम आजकल चल रही है, आपने एक शायद स्लोगन सुना होगा, बलात्कारी हो तुम, मतलब कि वो बहुत सारी लड़कियां आती हैं और वो एक मर्द समाज पे इल्ज़ाम लगाती है कि जैसे कि सारे के सारे हम बलात्कारी हैं। मैंने तो किसी का बलात्कार नहीं किया, मैं क्यों ऐसा सुनूंगा और मैं ऐसा क्यों गिल्ट सहन करूंगा। बट हाँ, मेरे को लगता है कि बहुत सारे आजकल के छोटे बच्चों को शायद ये एक गिल्ट की तरह महसूस होगा, बट ऑनेस्टली आई हैव नॉट डेल्व्ड इनटू इट। द सेकंड पार्ट आई हैड डेल्व्ड इनटू इट एंड आई कैन आंसर फॉर श्योर दैट द गर्ल्स आर बीइंग raised with entitlement. First part, I have not personally delved into it, but maybe yes. Do you think जितने भी आपने अटेंड किया as a consultant to your client, do you think that family courts are anti-men? Very biased. Very biased? Towards females. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी कुछ फैमिली कोर्ट्स के जजेस से बात हुई है पर्सनली, और ये उन्होंने मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस में बोला है कि हम जनरली लड़की के अगेंस्ट फैसला देने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि अगर हमने
कुछ भी टिप्पणी की तो हाई कोर्ट से हमें या तो स्ट्रिक्चर आ जाता है, कोई हाई कोर्ट का जज ही हमें कॉल करके कह देता है ये क्या कर रहे हो। 2-4 मेरे फैमिली कोर्ट के जजेस से ये बिल्कुल खुल के ऐसी ही बात हुई है जो मैंने आपको वर्बेटिम बताई है। ऑफ कोर्स मैं नाम और वो नहीं बता सकता कि सिटी के जजेस हैं वो कॉन्फिडेंशियल। बट तो ये जब एक भय क्रिएट करते हो कि अगर लड़की के खिलाफ कोई टिप्पणी करोगे, लड़की के खिलाफ कोई डिसीजन लोगे तो आपको पापा जी थप्पड़ मारेंगे, बड़ा कोर्ट जो है आपको कुछ बोल देगा, तो एक बायसनेस टुवर्ड्स फीमेल्स आई जाती है। दूसरी बात, हमारे कानून के अंदर भी एक प्रावधान है कि एट द स्टेज ऑफ इंटरिम आपको लड़की की बात को सत्य मानकर इंटरिम मेंटेनेंस तय करना है। वैसे मेंटेनेंस के बारे में मेरे को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आई जो पिछले जब हम मेंटेनेंस के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने बताया नहीं। आपको पता है कि एक सीनियर सिटीजन को मेंटेनेंस मिलती है, यानी लड़का अपने माँ बाप को मेंटेनेंस अगर नहीं दे रहा है तो वो माँ बाप उससे मेंटेनेंस ले सकते हैं, प्रोविज़न है। ओके। स्त्री भी ले सकती है, यानी भार्या, आपकी बीवी, आपकी पत्नी, आपकी बेगम, अगर आप उसको मेंटेन नहीं करें तो वो भी मेंटेनेंस ले सकती है। माँ बाप की मेंटेनेंस की लिमिट है, उनको 10,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा महीने में, कानून में लिमिट है। बीवी के लिए कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड, मेरा पासवर्ड ये है, उड़ाओ जितना पैसा उड़ाओ, कोई लिमिट नहीं है। कोर्ट देता है, कहीं 1/3 देता है, हाफ तक दे देता है, बट पेरेंट्स को 10,000 रुपीज़ डिस्पाइट हाउ ओल्ड दे आर। Despite how old they are, whatever the requirement is, there is a limit which is set in Senior Citizen Act. एक लेडी है जिन्होंने अपने हस्बैंड के खिलाफ वॉट एवर शी हैज़ फाइल्ड अ कंप्लेंट, ओके, डोमेस्टिक वायलेंस बोलो या टॉर्चर बोलो, द हस्बैंड इज स्टेइंग along with the wife in the same house which is also home to the husband's mother and father who are elderly. तो अगर ये लड़की अपने हस्बैंड पे टॉर्चर करती है तो 99% इट्स गिवन उसके माँ बाप पे भी टॉर्चर करते रहेगी। ओके, जब लड़की के प्रति बोलते हैं ना, पीपल गेट बायस्ड और पीपल एक्सपेक्ट द लॉ टू बी इन फेवर ऑफ द लेडी, उधर भी उसके माँ बाप में से मम्मी इज़ अ लेडी। तो जब इस पे अत्याचार हो रहा है, विच इज़ कॉल्ड एन अत्याचार, whatever the torment that she is doing on to the man's mother, inki mother-in-law, that is also equivalent to torture, violence. So can the lady be jailed, or जो punishment ये है, is that a blanket uniform punishment for the lady? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सास भी अब बहू पे केस कर सकती है। ओके, ठीक है, इस on the basis of domestic violence. ऑन द बेसिस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, बट वो कर सकती है जो उसके खिलाफ हुआ है, उसके पति पर या उसके बेटे पे जो वायलेंस है उसके लिए नहीं जा सकती। और इसके लिए भी कानून 2005 में आया था। शायद ये जजमेंट की डेफिनेशन के अंदर बहू भी वन ऑफ द प्रिपरेटर हो सकती है अगेंस्ट सास। ये सुप्रीम कोर्ट को क्लियर करने में या वेरियस कोर्ट्स को इसको क्लियर करने में शायद 10-11 साल लग गए थे। NCW नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन नहीं है, नेशनल कमीशन ऑफ वाइव्स है। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाइए उनके पास और सास की तरफ से कंप्लेंट दीजिए, कोई एक्शन ले तो बताएं। इतने हर एक स्टेट के अंदर एक वुमेन कमीशन है, सासें भी गई होंगी वहाँ पे बहुओं की कंप्लेंट लेके, कार्रवाई तो मैंने आज तक ना देखी। बहू की कंप्लेंट पे डेफिनेटली कार्रवाई होती है। तो नेशनल कमीशन ऑफ वाइव्स है, स्टेट कमीशन ऑफ वाइव्स है। हरियाणा कमीशन में, हरियाणा स्टेट कमीशन को, वुमेन को मैं बहुत 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 कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहूँगा, बिकॉज रिसेंटली दे टुक अ बोल्ड डिसीजन एंड दे गॉट अ वुमेन हु वाज यूजिंग रेप लॉज अगेंस्ट मेन फॉर एक्सटोर्शन अरेस्टेड। बाकी मैंने ऐसी चीज़ें और कहीं नहीं देखी। आई थिंक पहल तो हो चुकी है। देखिए, मैं फिर भी कहता हूँ कि कोई गया ना उनके पास, किसी ने जाके कंप्लेंट करी, मैं हमेशा कहता हूँ जाओ, बात तो करो, उठाओ तो सही, चुप मत रहो। शेर याद आ जाता है मेरे को, तेरी खामोशी तुझे जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दे। तो भैया चुप मत बैठो, कुछ करो। नहीं कर सकते हो, चिट्ठी लिखो। चिट्ठी नहीं लिख सकते हो, जो चिट्ठी लिखता है उसका साथ दो। कुछ करो, RTI फाइल करो, कोई कंप्लेंट करो, कोई तो सुनेगा। नेता से मिलो, कॉरपोरेटर से मिलो, MLA से मिलो, MP से मिलो।
जब उन्हें वोट चाहिए होते हैं आते हैं आपके पास, आप भी जा सकते हो उनके पास, हर कोई टाइम देता है, हर एक के पास एम्प्लॉयज़ हैं जो आपकी कंप्लेंट रखेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे। आप जाइए तो सही। जब बहुत सारे लोग जाएंगे तो उसके ऊपर भी दबाव पड़ेगा, उसे भी पता चलेगा हाँ जी मेरी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने लोग परेशान हैं। करेक्ट, दैट रिमाइंड्स मी, एक हमारे पुरानी एपिसोड है, आई मीन हाल ही में, मनीष गोयल करके, उन्होंने एक बहुत बेहतरीन लाइन कहा था कि बच्चा पूरा साल पढ़ता नहीं है, एग्जाम के एक दिन पहले ना बच्चा भगवान के पास जाके बोलता है देवा माला पास कर, मराठी में भगवान थप्पड़ मारता बोलते गाड़ो पहला अभ्यास कर। अगर उसका एनालॉजी अगर हम इधर, उसका भी लिंक हम दे देंगे इधर, फॉर पीपल दोज़ हु हैव मिस्ड इट, इट्स अ मस्ट वॉच एपिसोड। अगर उसका एनालॉजी अगर हम इधर अप्लाई करें, what it means and what it applies is the man has to take the first step. डेफिनेटली, एंड वेरी वाइज वर्ड्स कि अनलेस यू मेक एन एफर्ट यू विल नॉट सक्सीड। मैं फिर कहता हूँ कि अगर एक स्त्री पे अत्याचार होता है, कहीं एक खबर बनती है, तो सारी वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठी हो जाती है। आदमी क्यों नहीं इकट्ठे होते? जिस दिन आदमी इकट्ठे होकर आप जंतर मंतर पर, आप पार्लियामेंट के सामने ऐसा प्रदर्शन करेंगे तो हो सकता है कानून बदल भी जाए। ट्रू। एक बॉलीवुड रेफरेंस दे देते हैं, एक पिक्चर आया था काफ़ी साल पहले, लेकिन वो हस्बैंड वाइफ दे आर जस्ट वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट, और वहाँ पे एक लकी ड्रॉ होता है, बोलते हैं अगर इसमें तुम तुम्हारा नाम नंबर डालोगे तो वॉशिंग मशीन मिलेगा। हस्बैंड बोलते हैं ये सब फेक पार्टी है, वो लोग सिर्फ डेटाबेस जमा करते हैं। औरत बोलती है नाम डाल के तो देखो, हस्बैंड बोलते नहीं डालना। यू नो व्हाट द लेडी सेज, बोलते डालोगे तो 0.1% चांस है अपने को मिलेगा, नहीं डालोगे तो 100% चांस अपने को नहीं मिलेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बोला। मैं चाइल्ड कस्टडी में सबको ये एग्जांपल देता हूँ कि बहुत से लोग आते हैं जिनके बच्चे छीन लिए गए हैं, उनसे माएँ ली गई हैं और उनको बच्चे देखने को नहीं मिलते हैं। वो कहते हैं जी कि बच्चा देखने को नहीं मिलता है। तो मैं कहता हूँ आप एफर्ट नहीं करते। कहते हैं एफर्ट करने से क्या होगा। और रिसेंटली एक आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें कहा था लगभग 25% बापों को ही अपने बच्चों को देखने को मिलता है। उसके बाद अपनी टीम को बड़ी बधाई दे रहा था कि हमारा रिकॉर्ड नियरली 100% का है। आपने कोशिश ही नहीं की, आप हार मान के बैठ गए। आपको सतीश हैरानी होगी कि 2008 में जब मेरे ऊपर मुकदमा हुआ था, मेरे को एक ही चाह थी कि मेरे को बच्चा से मिलना है और मेरे को बच्चे की कस्टडी चाहिए। ये बात मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। मैं उस समय देश के अच्छे अच्छे एडवोकेट से मिला था। उस समय उनकी भी फीसें जो है हज़ारों में थी, ठीक है, सिर्फ कंसल्टेशन की 10-10 हज़ार रुपये कंसल्टेशन दे के मैं मिला था। 2008 की बात करूँ मैं। सब मेरे को कहते थे जी बच्चा नहीं मिल सकता। मैं कोई बात नहीं, अपना केस खुद लड़ लूँगा। और आज सच्चाई ये है कि बच्चा मुझे मिला। और क्यों मिला? क्योंकि मैंने मेहनत की। हो सकता है नहीं मिलता, बट अगर मैंने छोड़ दिया होता तो कतई ना मिलता। वॉशिंग मशीन में 0.1% चांस है, या चाइल्ड कस्टडी में 10% चांस है, या जो भी है, यकीन मानिए 0.1 इज़ इनफाइनाइट टाइम्स मोर देन 0। वेरी ट्रू, वेरी 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 ट्रू। तो ये चाइल्ड कस्टडी में यही एनालॉगी मैं यूज़ करता हूँ। फॉरेन में एक आई थिंक नेशनल हेल्पलाइन है फॉर मेन टू कॉल एंड स्पीक आउट देयर, तो you feel India should also have this such a provision? I think India should have such provision, बट जब तक नहीं है तब तक हमारी हेल्पलाइन है, आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं। और वो हेल्पलाइन का नंबर है 9811850498। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने टिकर में इस हेल्पलाइन को ज़रूर चलाएं। रिक्वेस्ट करने से पहले हम डिस्क्रिप्शन में पूरा इनका डिटेल्स, इनका सोशल मीडिया हैंडल्स एंड द हेल्पलाइन नंबर प्लीज़ आप दीजिएगा, और वो बहुत हेल्पफुल होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप मदद मांगोगे तो आपको मिलेगी। एक नहीं करेगा दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा तीसरा करेगा। पर अगर आप मदद नहीं मांगोगे तो किसी को नहीं पता कि आप पीड़ित हैं। लुकिंग बैक कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो जब लड़कों का अगर हम उनको उनके लीगल हक जो आगे जाके बोलते हैं ना तोड़ मरोड़ कर कुछ और तरीके से पेश किया जाता है by their respective partners during such cases, do you think it's essential for the children to be educated about the legal rights right from their childhood? और जब से वो दुनिया मैंने ना बहुत पहले जब मेरे ऊपर केस नहीं हुए थे तब भी मैं जब
जॉब में थे तो बहुत सारी लीगल चीज़ें हमें करनी पड़ती थी और हम उस समय अपने आप को इनएडुकेट पाते थे। तो तब मैं कहता था कि 10वीं या 12वीं में एक सब्जेक्ट होना चाहिए लॉ, जिसमें कम से कम बेसिक लॉ जो है हर एक बच्चे को पढ़ाया जाए, जिसमें उसके राइट्स उसे बताए जाएं, जिसमें उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उसे बताए जाए, पर राइट्स एसेंशियली उसे बताए जाएं। अनफॉर्चुनेट है कि ऐसा कोई प्रोविज़न है नहीं, बट बेसिक लॉ सबको पढ़ना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। और आज की तारीख में जब अखबारों में लॉ के बारे में इतना आता है, जब पहले तो इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, बट अब कोई भी चीज़ जिसका आप सामना करते हैं उसके ऊपर आपके पास यूट्यूब और चैट जीपीटी जैसे कुछ साधन बेसिक हैं। चीज़ें साधन है जो आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देंगी। बट फिर मैं एक चीज़ ये भी कहता हूँ कि जैसे चैट जीपीटी और गूगल करके दवाई नहीं लेनी चाहिए, ऐसे ही केस नहीं लड़ने चाहिए। ज्ञान ले लो, उसके बाद उसे किसी अच्छे डॉक्टर से मिलके या अच्छे वकील से मिलके उसे देख लो कि वो ज्ञान कितना सही है, और फिर उस हिसाब से कार्रवाई करो। करेक्ट। अगेन आई नीड टू कोट वन ऑफ द एपिसोड जहाँ पे मनीष पूनम करके आए थे. ही स्पोक अबाउट LGBT कम्युनिटी. उनका ना LGBT कम्युनिटी में एक पर्टिकुलर, जिसका भी मनीष पूनम का भी लिंक विल शेयर इट फॉर द रीडर्स. LGBT कम्युनिटी का ना एक पर्टिकुलर मंथ होता है विच इज सेलिब्रेटेड एज अ प्राइड मंथ. ओके, द एंटायर मंथ इज डेडिकेटेड टू देम. Then on to this side, there is one particular day which is celebrated as International Women's Day. अब ये दोनों का प्रोमिनेंस बहुत है, बट देर इज ऑल्सो एन एग्जिस्टेंस विच आई बिलीव यू नो, इंटरनेशनल मेंस डे. बट इन दोनों के मुकाबले में ना, जहाँ पर बोलते हैं ना मर्द जात करते हैं, वहाँ पर इन दोनों के मुकाबले द इंटरनेशनल मेंस डे इज completely taken a back seat unless and until somebody just Googles it and finds it out. So what's your opinion on this? You can correct me if I'm wrong. मेरे को भी एक पिक्चर याद आ गई, नसीरुद्दीन शाह का डायलॉग है, क्या करे साहब हमें घर चलाना होता है. तो इंटरनेशनल मैन डे होता है, 19 नवंबर को मनाया जाता है हर साल. इट इज़ गेनिंग प्रोमिनेंस, ऐसा नहीं है कि इसकी It's in the process, इट इज़ इन द प्रोसेस. और पिछले साल जो है 2-4 ब्रांड्स ने भी इसके बारे में प्रमोशनल कैंपेन शुरू किया था. ऑफ कोर्स वो मेंस ब्रांड थे तो ज़रूरी था उनके लिए, बट आई थिंक दैट इज़ अ गुड स्टार्ट ना. इवन इफ पहले तो मेंस ब्रांड भी ये नहीं करते थे ना. पहले तो कदम एक तो रखते. पर्टिकुलर शेविंग ब्रांड भी आदमी को ये कहता था कि औरत को ऐसे मर्द पसंद है, यू नो, वो भी औरतों के थ्रू प्रोमिनेंस लेने की कोशिश करते थे. कम से कम 2-4 ब्रांड्स ने शुरू तो किया कि मेन के लिए हम ये करना चाहते हैं. कोई बात नहीं, धीरे धीरे सही, जब तक हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, जब तक हम आगे बढ़ रहे हैं, तब तक ठीक है. आई डोंट वांट टू कम्पीट विद एनीबॉडी कि औरतों के लिए इतना कुछ होता है. मैं कहता हूँ कि आदमियों के लिए थोड़ा भी होता है तो भी प्रोग्रेस है. एटलीस्ट पहल तो कर ही दिया धीरे-धीरे. अगर प्राइड मंथ है तो उनको मुबारक हो. इंटरनेशनल मेंस डे पे हम अपना फंक्शन करते हैं, आई थिंक विच इज़ गुड, और हर साल उसमें तादाद लोगों की बढ़ती जा रही है. और हम एक चीज़ करते हैं, और मेरे ख्याल से आपके लिसनर्स को या आपके दर्शकों को भी ये चीज़ करनी चाहिए. मेक इट अ पॉइंट टू गो टू योर HR एंड से कि आप प्राइड मंथ मनाते हैं, इंटरनेशनल मेन डे में मनाएं. 2-4 कंपनियां तो मनाएंगी, फिर और उनको देखकर और भी मनाएंगे. So before we wrap up, one most important thing is आजकल नहीं, काफ़ी सालों से social media has become like a mouthpiece for a lot of people. So do you feel social media can act as a sharp weapon for the men, suppressed and oppressed men, afflicted men, to share their struggles to the world? It is only because of social media, and only because of social media and rise of social media that men in this country are being united. Great. Otherwise, ये जो 1.5 लाख आत्महत्या का आंकड़ा है, शायद ये आज 3 लाख पे होता. और I laud people like you who invite people like us and who are so candid in their questions, who give us time to explain ourselves. I have been to other talk shows also where they try to make us feel guilty about talking about it. They call us rape apologist and things like that.
I must laud you that you have been very Thank you balanced so and you had given me enough space. भोला भारतीय की सारी टीम को मेरी तरफ से बधाई और धन्यवाद इसके लिए. Pleasure is all ours. Sir, before we say goodbye, I mean, of course, goodbye is just a formality. We will definitely be in touch with you. It was a brilliant session, enlightening one. And before we say Tata, let us ask you this thing. What is that one strong message that you want to give out to everyone out there? Gender neutrality is what we advocate. And irrespective of the viewer being from the LGBT community or a man or a woman, what is that one message you want to give it out to the world out there who's watching the Bola Bharti show? First of all, I like to say that every life is precious. And respect of each person, each individual is a must. We cannot sacrifice anybody, any person, any community for the sake of others or any gender for that matter. One message which I give to each and every man is the same message which I have given to my son, my nephew, everybody I give, that any screw up can happen in your life at any stage. Don't be disheartened. Life can be rebuilt from any stage. Do not lose heart and don't commit suicide. Because if you commit suicide, the fight which you are fighting along with your parents and siblings, those people will have to fight that fight alone without you, and it will be very heartbreaking for them that you have deserted them when they needed you the most. Superb. On that emotional note, on the entire team of Bola Bharti, thank you so much, Shoni sir, for taking a precious time out. And I hope lot of people जो अभी तक बंद कमरे में रो रहे थे, you just gave them a voice that they can bank on. And before we wrap up, we'll give you a voice that you can bank on is the Bola Bhartiya show. All that you need to do is like, share and subscribe. Repeatedly मैं आपको ये इसके लिए बता रहा हूँ कि like I said earlier, lot of people whom we found are liking the show, enjoying every bit of it, but subscribe करने में क्या होता है? It's free. So till the time we meet again with yet another dynamic personality like Shoni Kapoor ji, here's your host and Dosati Sundaresan signing off from the Bola Bhartiya. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद.